हाय इन्वेस्टर्स, वेलकम टू एसओआईसी। तो आज की इस वीडियो में हम क्या सीखेंगे कि आप एक एज अ रिटेल इन्वेस्टर किसी भी इंडस्ट्री को अगर स्क्रैच से उठाते हैं या किसी भी बिजनेस को स्क्रैच से उठाते हैं तो आप उसकी रिसर्च कैसे कर सकते हैं। बट इस वीडियो का क्या पर्पस है कि आपको फ्रॉम स्क्रैच समझ आए किसी भी बिजनेस को एनालाइज करना है या किसी भी इंडस्ट्री को एनालाइज करना है तो आप इंडिविजुअली उसको कैसे कर सकते हैं। तो इस वीडियो की जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में हम लोग बात करेंगे कि आप किसी भी इंडस्ट्री की या किसी भी बिजनेस का टोटल एड्रेसेबल मार्केट माने कितनी बड़ी इंडस्ट्री साइज है उसको आप कैसे जान सकते हैं। एंड साथ साथ आप ये कैसे जान सकते हैं कि उस इंडस्ट्री के अंदर कितना कंपटीशन है, क्या कंपेटिटिव राइवलरी है, क्या वो इंडस्ट्री फ्रैगमेंटेड इन नेचर है, क्या वो इंडस्ट्री कंसोलिडेटेड इन नेचर है, क्या उस इंडस्ट्री में सिर्फ कुछ ही लोग पैसा कमाते हैं या कोई ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे सारे लोग पैसा कमाते हैं या कोई ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे कोई भी पैसा नहीं कमाता। इन कैसे माइकल पोर्टर्स 5 फोर्सेस यूज कर सकते हैं। दिस इज व्हाट वील फाइंड आउट इन द फर्स्ट पार्ट। टोटली इस वीडियो के कुछ 6 पार्ट्स हैं एंड फर्स्ट पार्ट में हम यहां से स्टार्ट करते हैं। And if you're excited for this video, just drop a hell yes in the comment section below because काफी टाइम से काफी यंगस्टर्स इस वीडियो की रिक्वेस्ट कर रहे थे, काफी एक्सपीरियंस इन्वेस्टर्स भी इस वीडियो की रिक्वेस्ट कर रहे थे। सो इफ यू कीप कमेंटिंग एंड लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल तो इस वीडियो की रीच भी काफी बढ़ेगी ताकि जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनको इस वीडियो से बहुत बेनिफिट हो। तो इस सेशन में हम क्या करेंगे, वील बी डूइंग अ डिटेल्ड वॉक थ्रू जैसे हमने इंट्रोडक्शन में बात करी एंड मैं आपको फ्रॉम स्क्रैच रिसर्च करना सिखाऊंगा कि अगर आप नए रिटेल इन्वेस्टर हैं या अगर आप एक्सपीरियंस रिटेल इन्वेस्टर भी हैं तो आपको किस टाइप के सेक्टर्स में रिसर्च करनी चाहिए। एंड साथ साथ फर्स्ट बिगिनिंग में हम इंडस्ट्री पोटेंशियल की बात करेंगे एंड वील आल्सो क्वांटिफाई सेक्टर्स कि सिंपल टू मीडियम टू कॉम्प्लेक्स सेक्टर्स में कौन से आते हैं। Just before starting, a standard disclaimer that nothing in this presentation is an investment recommendation for all of you. And throughout this session मैं आपके साथ बहुत सारी बुक recommendations की भी बात करूंगा। And साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि as a beginner investor, which are the simplest sectors for you to study, medium वाले complexity कौन से और सबसे ज्यादा complex sectors कौन से। And साथ साथ हम इन सारे sectors की total addressable market की भी बात करेंगे। बट टू स्टार्ट विद, हम लोग रिसर्च करते क्यों हैं, जब रिसर्च कर रहे होते हैं तो दिमाग में क्या चीजें रखते हैं। जब भी आप एक इंडस्ट्री या कंपनी की बात करते हैं तो व्हाट डू यू कीप इन माइंड। सो ऑलवेज रिमेंबर व्हेनेवर वी स्टार्ट रिसर्च देयर आर टिपिकली 2 थिंग्स व्हिच वी हैव टू कीप इन माइंड। पहली चीज आपके साथ माइंड में क्या रहती है कि हम कोई भी नए स्टॉक को देख रहे हैं, कोई भी नई अपॉर्चुनिटी को देख रहे हैं। सो फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर कि हम पहले बात करते हैं वैल्यू की एंड हम बात करते हैं ग्रोथ की। वैल्यू की बात करते हैं, एक तो जो हम वैल्यूएशंस में हम बार बार आपके साथ बात करते हैं, दूसरी ग्रोथ की बात करते हैं। तो ग्रोथ को आप कैसे समझ सकते हैं एंड कैसे आप इंडस्ट्री स्ट्रक्चर को जान सकते हैं, दैट इज प्योरली बिकॉज ऑफ इंडस्ट्री रिसर्च एंड कंपनी रिसर्च। तो 2 तरीके की रिसर्च होती है, टॉप डाउन रिसर्च एंड बॉटम्स अप रिसर्च। तो कभी भी हम किसी कंपनी के टैम की बात करते हैं या टोटल एड्रेसेबल मार्केट की बात करते हैं, सो जनरली वी आर टॉकिंग अबाउट टॉप डाउन अप्रोच कि हम देख रहे हैं कि किस इंडस्ट्री में ग्रोथ कितनी आ रही है। एंड बॉटम्स अप क्या होती है कि हम कंपनी लेवल से देख रहे हैं कि कंपनी बॉटम्स अप क्यों ग्रो कर रही है, क्या बाकी कंपनीज का मार्केट शेयर ग्रैब कर रही है या नहीं कर रही। तो स्टार्ट करने के लिए एक मैं आपको फ्रेमवर्क दूंगा जो आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी आप टोटल एड्रेसेबल मार्केट की बात कर रहे हैं कि एक कंपनी की टोटल एड्रेसेबल मार्केट क्या है। तो सिंपल थिंग क्या है कि एक कंपनी की टोटल एड्रेसेबल मार्केट या इंडस्ट्री की टोटल एड्रेसेबल मार्केट इन 8 या 9 चीजों पे डिपेंड करती है। ये क्या 8-9 चीजें हैं कि क्यों एक कंपनी में ग्रोथ आती है। पहली चीज कि कंपनी ने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया। तो नया प्रोडक्ट का सबसे इंटरेस्टिंग एग्जांपल क्या है, तो रिसेंटली जैसे वरुण बेवरेजेस ने आज से 2-3 साल पहले स्टिंग करके एक एनर्जी ड्रिंक लॉन्च करी। तो आप लोगों में से कितने लोगों ने एनर्जी ड्रिंक स्टिंग ट्राई करी है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। तो जैसे ही उन्होंने स्टिंग एनर्जी ड्रिंक लॉन्च करी तो इंडिया के अंदर वैल्यू एनर्जी ड्रिंक का एक सेगमेंट बहुत टाइम से खाली था, तो उन्होंने उस वैल्यू एनर्जी ड्रिंक के सेगमेंट को पूरा का पूरा कॉन्कर कर लिया एंड वहां पे उनकी 160% टाइप ग्रोथ आई। तो यहां पे क्या हुआ कि उनका टोटल एड्रेसेबल मार्केट एक्सपैंड हो गया बिकॉज ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन। तो ये चीज आप जरूर याद रखना कि कोई कंपनी अगर नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर रही है सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द की क्राइटेरियाज फॉर लुकिंग इनटू द कंपनी। जैसे दीपक नाइट्राइट ने 2016 में फर्स्ट टाइम इंडिया के अंदर किस चीज का प्लांट लगाने की बात करी, फिनॉल का।
उससे पहले इंडिया में सारा फिनॉल इंपोर्ट होता था। तो उन्होंने ऑलमोस्ट 2,50,000 टन का प्लांट लगाया है इंडिया में, जो आज इंडिया की 60 to 70% ऑफ फिनॉल कंजम्पशन को इस टाइम पे केटर कर रहे हैं। एंड इस प्लांट को ये 2,50,000 से 3 लाख टन तक लेके जा रहे हैं। बट अगेन दिस इज एन आइडिया ऑफ न्यू प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन। तो इस चीज को आप जरूर याद रखिए जब भी आप कंपनीज को या इंडस्ट्रीज को पढ़ रहे हैं। सेकेंड चीज, कंपनीज या इंडस्ट्रीज कैसे ग्रो करती हैं, दैट इज ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन। तो ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन का एक वंडरफुल एग्जांपल है, तो मैं एक आईटी की बुक पढ़ रहा हूँ रिसेंटली, तो थ्रू आउट द सेशन में आपको ना आईटी जो भी सेक्टोरल बुक्स है उनके साथ बात करूंगा। तो मैं रिसेंटली एक आईटी की बुक पढ़ रहा हूँ, तो उसमें इंडियन आईटी इंडस्ट्री जो है वो 1980s और 90s के बाद बहुत ज्यादा वेस्टर्न कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज एंड अमेरिकन कंट्रीज को केटर करने लगे, राइट। तो अगर यूएस को आप केटर कर रहे हैं, यूरोपियन कंट्रीज को केटर कर रहे हैं, तो पहले आप सिर्फ इंडिया में थे, अब आप यूएस एंड यूरोप में भी चले गए। तो क्या एग्जाम्पल है, ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन। जैसे अगर आप न्यूजेन सॉफ्टवेयर की आज बात करते हैं, तो न्यूजेन सॉफ्टवेयर आज एक इंडियन फोकस प्रोडक्ट कंपनी है, या फिर जो इमर्जिंग मार्केट्स है मिडिल ईस्ट में, तो वहां पे ज्यादा फोकस कर रही है। बट अब क्या कर रही है कि न्यूजेन इज ऑल्सो ट्राइंग टू गेट इन टू यूएस के अंदर वो ट्राई करने जाने के लिए, एंड यूरोप के अंदर ऑलरेडी उनका बिजनेस है। सो अगेन देयर इज एन अटेम्प्ट टू एक्सपैंड द ज्योग्राफीज, कि मैं और भी ज्यादा ज्योग्राफीज में जाके अपने प्रोडक्ट की सेलिंग करूं। दिस इज व्हाट न्यूजेन सॉफ्टवेयर इज ट्राइंग। तो वहां पे अगर यूएस बिजनेस को सक्सेसफुली क्रैक कर लेते हैं, देन अगेन एक टोटल एड्रेसेबल मार्केट उनके लिए पूरा अनलॉक हो जाएगा। सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन। फिर थर्ड चीज क्या आती है, ग्रोथ इन द एंड यूजर इंडस्ट्री। तो यहाँ पे मैं आपके साथ अल्काइल अमाइंस और बालाजी माइंस का एग्जांपल शेयर करता हूँ कि अल्काइल अमाइंस और बालाजी माइंस के केस में क्या होता है कि जब एपीआई इंडस्ट्री ग्रो करती है तो ये लोग ग्रो करेंगे। जब वो एपीआई इंडस्ट्री और फार्मा इंडस्ट्री ग्रो नहीं करती तो अल्काइल अमाइंस और बालाजी अमाइंस नहीं ग्रो कर पाते। तो आपको क्या करना है कि आपको ये सारे मेंटल मॉडल्स लेके सोचना है जब भी आप एक नए स्टॉक के बारे में पढ़ रहे हैं, कभी भी नए बिजनेस के बारे में पढ़ रहे हैं। फिर क्लाइंट माइनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है आईटी कंपनीज के केस में। हम लोग एग्जांपल्स देखेंगे डीआरएचपी के उसमें से कि आप एक क्लाइंट से और भी बिजनेस ले पा रहे हैं, तो आपकी टोटल एड्रेसेबल मार्केट, जो टोटल एड्रेसेबल अपॉर्चुनिटी है वो भी एक्सपैंड हो जाती है। फिर आपकी टोटल एड्रेसेबल अपॉर्चुनिटी अगर एक्सपैंड नहीं हो रही, फिर भी कंपनी कैसे ग्रो कर रही है, दैट इज बाय टेकिंग अवे मार्केट शेयर। जैसे एपीएल अपोलो ने पिछले कुछ सालों में करा कि ऑलमोस्ट 20-30% मार्केट शेयर से आज स्टील ट्यूब सेक्टर के 50% मार्केट शेयर एपीएल अपोलो ने ले लिया, बिकॉज ऑफ ब्रांडिंग, मोर एसकेयूज, मोर नंबर ऑफ प्रोडक्ट इंट्रोडक्शंस। सो दैट इज एन एग्जांपल। जैसे अगर आप गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स के केस में देखते हैं, तो उनका न्यू एज फ्लोरोपॉलीमर का जो बिजनेस था जीएफएल में, लिटरली 10-20 करोड़ से वो ग्रो होकर आज मंथली रन रेट पे 100 to 120 करोड़ के चला गया। तो माने एक बिजनेस जो 2017 में ऑलमोस्ट 5 to 10 करोड़ की सेल से आज महीने की कितनी सेल पे चला गया, 110 to 120 करोड़ की सेल पे। सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ टेकिंग अवे मार्केट शेयर बाय इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट्स। फिर इंडस्ट्री ग्रोथ की जब हम बात करते हैं तो इंडस्ट्री की एक नेचुरल ग्रोथ भी होती है। जैसे बहुत सारे थंब रूल्स माने जाते हैं कि बैंकिंग सेक्टर का जो क्रेडिट है इंडिया में वो 2x द जीडीपी ग्रो करता है। क्या थंब रूल है कि बैंकिंग सेक्टर का जो क्रेडिट है वो 2x द जीडीपी ग्रोथ करता है। अगर इंडिया की जो रियल जीडीपी ग्रोथ 6% आती है, अगर रियल जीडीपी ग्रोथ 6% है तो बैंकिंग सेक्टर की ग्रोथ 12% आएगी। सो दैट इज अगेन द इनहेरेंट ग्रोथ बिल्ट इन द इंडस्ट्री। फिर एक और एग्जांपल है कि कई लोग कहते हैं कि जो पेंट इंडस्ट्री है, अगर इंडिया 6% पे ग्रो करेगी तो पेंट इंडस्ट्री हमेशा 1.5x पे ग्रो करेगी। तो माने अगर इंडिया 10% पे ग्रो कर रहा है तो पेंट इंडस्ट्री 15% पे ग्रो करेगी। अगर इंडिया 6% पे ग्रो करता है तो पेंट इंडस्ट्री 9 to 10% पर एनम ग्रो करेगी। सो दिस इज एन आइडिया ऑफ इंडस्ट्री ग्रोथ। फिर कंपनीज नए नए ब्रांड्स लॉन्च करती हैं, तो न्यू ब्रांड इंट्रोडक्शन भी होता है कंपनीज के केस में। कंपनीज डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सपैंड करती हैं, एक्विजिशन करती हैं, और कंपनीज कैपेक्स करती हैं। तो ये सारी चीजें आप बॉटम्स अप एंड टॉप डाउन देख सकते हैं। बट आइडिया क्या है कि जब भी आप एक रिसर्च कर रहे हैं तो आपके दिमाग में ये 9 मेंटल मॉडल्स होने चाहिए जब भी हम एक कंपनी की या इंडस्ट्री की रिसर्च करते हैं। तो यहाँ पे जो भी नए इन्वेस्टर्स हैं या एडवांस इन्वेस्टर्स हैं, आपके लिए मैं यहाँ पे कैटेगरीज लेके आया हूँ कि कैसे आप सिंपल टू मीडियम टू कॉम्प्लेक्स कैटेगरीज। तो ये क्वेश्चन मेरे लिए बहुत कॉमन आता है कि इशमोहित आपने बताया रिसर्च करनी चाहिए, ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, बट मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ। तो मेरा सिंपल आंसर ये रहता है कि आप स्टार्ट वहां से कीजिए जो सबसे ज्यादा सिंपल है समझना। माने स्टार्ट फ्रॉम सिंपल, माने सिंपल इंडस्ट्रीज से आपको स्टार्ट करना चाहिए। तो सिंपल इंडस्ट्रीज कौन कौन सी हमारे सामने जो एक नए रिटेल इन्वेस्टर के लिए या फिर इवन एक्सपीरियंस रिटेल इन्वेस्टर के लिए बहुत सही रहता है। तो यहां पे मैं आपके साथ एग्जांपल देता हूं। तो सबसे पहली सिंपलेस्ट इंडस्ट्री टू स्टडी इज दी एफएमसीजी इंडस्ट्री। सबसे सिंपलेस्ट इंडस्ट्री टू स्टडी कौन सी है? द फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड इंडस्ट्री। तो एफएमसीजी इंडस्ट्री में भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स एंड ट्रेंड्स होंगे। एक सिगरेट का बिजनेस होएगा तो उसमें आप जाके
आईटीसी को पढ़ सकते हैं, गॉडफ्रे फिलिप्स को पढ़ सकते हैं, वीएसटी इंडस्ट्रीज को पढ़ सकते हैं। जब हम सिगरेट की बात करें तो आपके लिए रिसर्च करना इजी होगा, क्योंकि यहाँ पे आप इंडस्ट्री में कितने कंपेटिटर्स हैं, क्या लोग मार्जिन्स कमा रहे हैं, क्या उनका आरओसी है, ये सारी चीजें आप सिर्फ एक 3 प्लेयर्स जो इंडस्ट्री के अंदर है उनको जाके पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। सेकेंड, आप कौन सी इंडस्ट्री, आप कौन सी कंपनीज पढ़ सकते हैं एफएमसीजी इंडस्ट्री में। तो एफएमसीजी इंडस्ट्री के अंदर आप जो बेसिकली अगर आप पढ़ना चाहें तो आप मैरिको पे रिसर्च कर सकते हैं, देन डाबर पे रिसर्च कर सकते हैं, राइट। तो मैरिको और डाबर पे रिसर्च करेंगे तो आपको पता लगेगा कि बेसिकली जो एडिबल ऑयल का कंजम्पशन, तो डाबर के केस में जो आयुर्वेदिक मेडिसिन का कंजम्पशन या च्यवनप्राश हो गया, या मैरिको के केस में जो हेयर ऑयल का भी जो बेसिकली यूसेज है इंडिया में वो किस स्पीड पे ग्रो कर रहे हैं, एंड इट विल बी वेरी इजियर फॉर यू टू स्टडी। बट माइंड यू, यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा वाइल स्टडिंग एफएमसीजी कंपनीज, पेनिट्रेशन। आपको पेनिट्रेशन का ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या प्रोडक्ट कैटेगरी कितनी पेनिट्रेटेड है। तो अगर आज आप कोलगेट की बात करते हैं, टूथपेस्ट की बात करते हैं, तो कोलगेट के स्टॉक प्राइस ने इतना अच्छा रिटर्न्स क्यों नहीं दिया लास्ट 5 ईयर से? सिंपल रीजन इज कि आज हर कोई अपने घर के अंदर टूथपेस्ट रखता है। अगर हर किसी के पास अपने घर के अंदर टूथपेस्ट है तो क्या होता है उससे कि एक इंडस्ट्री बहुत ज्यादा पेनिट्रेटेड हो जाती है। तो जब भी आप ये इंडस्ट्रीज को रिसर्च कर रहे हैं, यू हैव टू मेक श्योर कि आपको हर एक कैटेगरी का पेनिट्रेशन का आइडिया पता है। जैसे मैरिको की ग्रोथ थोड़े लास्ट फ्यू इयर्स में स्लो डाउन की हो गई है, क्योंकि अब जो हेयर ऑयल का जो यूसेज है इंडियन हाउस होल्ड्स में वो उस स्पीड पे ग्रो नहीं कर रहा, क्योंकि काफी लोग अब हेयर ऑयल नहीं लगा रहे। कोई लोग जेल पे चले गए हैं, कोई लोग वैक्स पे चले गए हैं, कोई लोग नेचुरल चले गए हैं, बट हेयर ऑयल का जो यूसेज है उस स्पीड पे ग्रो नहीं कर रहा है। एंड कैटेगरी ऑलरेडी 95 to 98% पेनिट्रेटेड है। सो दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर। एफएमसीजी इंडस्ट्री में आप और क्या पढ़ सकते हैं, जो कैटेगरी बेवरेजेस की है, माने कि जो कोक, पेप्सी, कैंपाकोला हो गया, अभी जैसे रिलायंस भी कैंपाकोला लेके आया है, तो इस कैटेगरी को आप पढ़ सकते हैं। इसके अंदर हमने एक वरुण बेवरेजेस की वीडियो भी बनाई थी हमारे चैनल पे, विच विल टीच यू कि आप बेवरेज इंडस्ट्री को कैसे पढ़ सकते हैं। बट ये सारी सिंपल या सरल धंधे हैं पढ़ना। फिर इनके जो प्रॉक्सीज हैं उसमें आप जैसे हिंदुस्तान फूड करके कंपनी है जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है, जस्ट माइंड यू कि इसमें हम वैल्यूएशंस की बात नहीं करें, मैं आपके साथ सिर्फ ये बात करूं कि आप रिसर्च चालू कैसे कर सकते हैं। तो ये है एफएमसीजी इंडस्ट्री विच इज द सिंपलेस्ट टू स्टडी। फिर सेकंड और थर्ड सिंपलेस्ट इंडस्ट्री कौन सी आती है पढ़ने के लिए? एक रिटेल इंडस्ट्री आती है। तो रिटेल इंडस्ट्री में टाइटन टाइप के बिजनेस हो गए, मान्यवर टाइप के बिजनेस हो गए, राइट। फिर अगर आप फुटवेयर में देखते हैं तो फुटवेयर में आपको एक मेट्रो ब्रांड्स दिखेगा, राइट। फिर आपको एक फुटवेयर के अंदर आपको और कौन सी इंडस्ट्री दिखेगी? फुटवेयर में आपको एक और कंपनी दिखेगी बाय द नेम ऑफ मिर्जा। फिर फुटवेयर में रिलैक्सो भी आता है। तो अगर फुटवेयर में ही आप देखेंगे तो बहुत सारे तरीके के ब्रांड हैं। तो जैसे मेट्रो की जो एवरेज सेलिंग प्राइस है वो सबसे ज्यादा है फुटवेयर में, आई थिंक 1300 to 1400 रुपीज पे। तो आप देखेंगे कि जब रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़े तो इंपैक्ट किसको फील हुआ? आंसर इज रिलैक्सो को, क्योंकि रिलैक्सो 100 to 120 रुपीज का एवरेज सेलिंग प्राइस है, आई थिंक 140-150 होगा मैक्स। पर अगर आप 140 से 150 रुपए की चप्पल बेच रहे हैं तो प्रॉब्लम क्या है उसमें कि आप एक वैल्यू सेगमेंट को केटर कर रहे हैं। तो आप ज्यादा प्राइसेस बढ़ाएंगे तो आपकी जो डिमांड है वो वहां पे डिस्ट्रॉय हो सकती है। सो अगेन ऐसी इंडस्ट्रीज को आप पढ़ेंगे तो आपके लिए सिंपल रहेगा समझना कि कहां पे कैसे ग्रोथ आ रही है और कहां पे कैसे नहीं आ रही। जैसे अगर एग्जांपल लेते हैं मेट्रो ब्रांड्स के केस में, मेट्रो ब्रांड्स के एक्चुअली ग्रॉस मार्जिन और ईबिटा मार्जिन एक्सपैंड हो गए इस क्वार्टर। क्यों एक्सपैंड हो गए? क्योंकि उनके लिए 50 या 60 रुपए अगर वो प्राइसिंग हाइक लेते हैं तो दैट इज मच इजियर, क्योंकि जो कस्टमर उनकी दुकान पे आ रहे हैं ही इज विलिंग टू पे दैट मनी, राइट। सो दिस इज द आइडिया कि आप रिटेल इंडस्ट्री में जाके आप फुटवेयर कंपनीज को पढ़ सकते हैं, आप ज्वेलरी कंपनीज को पढ़ सकते हैं, आप जो वेडिंग वेयर कंपनीज हैं उनको पढ़ सकते हैं रिटेल इंडस्ट्री में जाके। रिटेल इंडस्ट्री से लिंक्ड एक बहुत जो इंटरेस्टिंग इंडस्ट्री है दैट इज अ क्विक सर्विस रेस्टोरेंट इंडस्ट्री। तो आप जो QSR चेन्स हैं इनको पढ़ सकते हैं। अब QSR चेन्स में भी आपको क्या देखना है कि इनकी जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ है वो किस स्पीड से बढ़ रही है, माने सेम स्टोर से आप कितनी और सेल्स कर रहे हैं और कितने नए स्टोर्स ऐड कर रहे हैं। जुबिलेंट फूडवर्क्स का वन ऑफ द रीजंस व्हाई द स्टॉक हैज फॉलन बिकॉज उनकी जो लाइक फॉर लाइक ग्रोथ है, माने सेम स्टोर से कितनी ग्रोथ आ रही है, राइट। तो लाइक फॉर लाइक ग्रोथ देने लग गए हैं यहाँ पे। बट जुबिलेंट फूडवर्क्स की जो SSSG ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। तो माने जुबिलेंट फूडवर्क की जो ग्रोथ रेट्स आपको दिख रहे थे दैट वाज प्योरली बिकॉज ऑफ न्यू स्टोर एडिशंस, माने एग्जिस्टिंग स्टोर से आप और सेल नहीं निकाल पा रहे। तो लाइक फॉर लाइक ग्रोथ जो उनकी इस क्वार्टर में आई थी वो सिर्फ 0.3% थी। पर क्या आप गेस कर सकते हैं कि देवयानी, वेस्ट लाइफ, जुबिलेंट फूडवर्क्स और सैफायर में से और रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया में से सबसे हाईएस्ट सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ किसकी थी? सिंपल आंसर इज वेस्ट लाइफ।
वेस्ट लाइफ किसका फ्रेंचाइजी ओनर है? मैकडोनल्ड्स का इन साउथ इंडिया एंड वेस्ट इंडिया, राइट। तो आप ऐसी इंडस्ट्री को पढ़ेंगे तो आपके लिए आसान होएगा समझना, क्योंकि अगर बर्गर पिज्जा समझना सबके लिए आसान रहता है। तो क्या रिसोर्सेज होंगे हम उनकी बात करेंगे, बट दीज आर सिंपलर कैटेगरीज टू स्टडी। फिर आप बिल्डिंग मटेरियल को पढ़ सकते हैं, इसमें आपकी केबल्स एंड वायर कंपनी आती है, जैसे KEI हो गई, पॉलीकैब हो गई, फिर आपकी फिनोलेक्स केबल्स हो गई। फिर स्टील ट्यूब इंडस्ट्री आती है, जिसमें APL अपोलो हो गया, आपका हाईटेक पाइप्स हो गया, आपका सूर्य रोशनी हो गया। इनको समझना रिलेटिवली ईजियर है। फिर सैनिटरी वेयर और टाइल इंडस्ट्री आती है। फिर आप कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में आएंगे तो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में एक वर्लपूल आ जाएगा आपके पास, राइट। फिर आप क्रॉम्पटन करके एक कंपनी आ जाएगी। तो कंज्यूमर ड्यूरेबल इंडस्ट्री भी पढ़ना ज्यादा इजियर है। सिम्फनी आ जाएगा इसमें। तो सिम्फनी के अंदर उन्होंने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करा है जो बहुत ज्यादा पावर सेविंग कर रहा है, विच अगेन क्योंकि वो एक सीजनल आइटम है, तो माने जब गर्मियां होती हैं या समर्स होती हैं तब सिम्फनी की सेल बहुत अच्छा करती है। सो अगेन बिकॉज दैट्स अ सीजनल प्रोडक्ट जहां पे पावर सेविंग बहुत हो रही है उस कूलर में, विच इज अगेन सब फर्स्ट टाइम दैट दे हैव लॉन्च्ड, तो वहां पे हो सकता है उनको डिमांड काफी अच्छी आ रही हो, तो आप जाके कॉन्फ्रेंस कॉल्स पढ़ सकते हैं। तो ये इंडस्ट्री समझना ईजी है क्योंकि इन प्रोडक्ट्स के साथ हम डेली बेसिस पे या डेली लाइफ में इंटरैक्ट करते हैं। फिर और कौन सी इंडस्ट्री आसान है समझनी, इन 3 इंडस्ट्रीज की बात करते हैं। तो एक तो हॉस्पिटल इंडस्ट्री समझनी आसान है। फिर हॉस्पिटल के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो एक्सचेंजेस समझनी आसान है और ऑटो इंडस्ट्री समझनी आसान है। हॉस्पिटल इंडस्ट्री समझनी आसान क्यों है? क्योंकि हॉस्पिटल इंडस्ट्री में आप देखेंगे कि 2 तरीके के हॉस्पिटल हैं, एक मल्टी स्पेशलिटी और एक सुपर स्पेशलिटी। सुपर स्पेशलिटी माने जो एक ही तरीके की जो थेरेपीज हैं या बीमारी है उसके साथ डील कर रहे हैं, या एक ही तरीके की कैटेगरी साथ डील कर रहे हैं। एग्जाम्पल सुपर स्पेशलिटी में अगर आप चाइल्ड केयर हॉस्पिटल लेंगे तो वहां पे एक रेनबो हॉस्पिटल देखेगा कि इंडिया में आज 5000 बेड्स हैं, जिसमें से 1500 बेड्स इनके पास हैं एंड इंक्रीमेंटल 800 बेड्स का भी ये एक्सपेंशन कर रहे हैं। फिर आपको ऑन्कोलॉजी में जो मतलब कैंसर केयर के लिए वहां पे एक सुपर स्पेशलिटी में हेल्थ केयर ग्लोबल दिखेगा। मल्टी स्पेशलिटी में आपको नारायणा विद्यालय दिखेगा जिसका बैंगलोर और कोलकाता में बहुत अच्छा फुटहोल्ड है। फिर मल्टी स्पेशलिटी में आपको मैक्स हॉस्पिटल दिखेगा जिसका बहुत अच्छा फुटहोल्ड दिल्ली NCR रीजन में एंड पैन इंडिया में भी एक्सपेंशन हो रहा है। फिर आपको बहुत अच्छा एक और हॉस्पिटल दिखेगा मल्टी स्पेशलिटी में, अपोलो हॉस्पिटल के नाम से। तो आप ऐसे देखेंगे किम्स हॉस्पिटल भी होगा, ऐसे बहुत तरीके के हॉस्पिटल होंगे। बट क्योंकि इंडस्ट्री में सिर्फ 6-7 ही प्लेयर्स लिस्टेड हैं तो इनको पढ़ना ज्यादा आसान है, माने इनमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है पढ़ने की। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द इजियर सेक्टर्स टू स्टडी। तो सिंपलर कैटेगरीज में ये है। फिर सिंपलर कैटेगरीज में एक्सचेंज का बिजनेस है, आप MCX का बिजनेस पढ़ सकते हैं, IEX का पढ़ सकते हैं। अनलिस्टेड में आप नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को पढ़ सकते हैं। ऑल दीज आर इजियर बिजनेसेस टू स्टडी क्योंकि इनके 2-3 प्रोडक्ट सेगमेंट होंगे, उनसे वॉल्यूम ग्रोथ आ रही होगी और आपको सिर्फ उन वॉल्यूम ग्रोथ को ट्रैक करना है और मार्जिन को ट्रैक करना है। तो एक्सचेंज भी काफी हद तक एक सिंपलर कैटेगरी टू स्टडी है। देन फाइनली जो ऑटो बिजनेस है लाइक आइशर हो गया या महिंद्रा एंड महिंद्रा हो गया, तो ये भी एक इजियर बिजनेसेस टू स्टडी है क्योंकि इसमें आपको देखना है कि इनके नए मॉडल्स कैसा कर रहे हैं, इनके मार्केट शेयर गेन हो रहा है नहीं हो रहा। तो इनका जो एक इनकी इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन है SIAM करके, तो हर महीने वो डेटा निकालती है कि क्या किस कंपनी ने कितनी ग्रोथ करी और कौन सी कंपनी कितना मार्केट शेयर गेन करते जा रही है। सो दिस इज अगेन अ वेरी इजी सेक्टर टू स्टडी। तो ये तो हमारे सिंपलर कैटेगरीज टू स्टडी होगी कि सिंपलर सेक्टर कौन से पढ़ने के लिए। फिर हमारे मीडियम कॉम्प्लेक्स सेक्टर आते हैं जो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है एज कंपेयर टू द सिंपलर कैटेगरीज। मीडियम कॉम्प्लिकेटेड में कौन से आते हैं? आपकी ऑटो एंसिलरी कंपनीज आती है, जैसे एग्जांपल में प्रिकॉल या FIEM, क्योंकि ये एक आप एक B2B बिजनेस में आ गए, आप एक और दूसरे अपने B2B कस्टमर को सर्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है कि आप क्लाइंट्स को एक्सपैंड कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। एंड काफी हद तक इंडिया में ऑटो एंसिलरीज काफी एक्सपोर्ट फोकस भी हो जाती है कि आपके जो नए प्रोडक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं उनमें कितना कॉम्पिटिशन है, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। बट किसी को अगर प्रोडक्ट सेगमेंट समझ आए तो उनके लिए बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है पढ़ना। जैसे प्रिकॉल के केस में अगर आप ड्राइवर इंफॉर्मेशन सिस्टम देखेंगे तो ड्राइवर इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है? बेसिकली अगर आप स्क्रीन देखेंगे आजकल जो बाइक्स के आगे लगती है या गाड़ियों में लगती है, जो आपका इलेक्ट्रॉनिक जो मीटर होता है, जिसमें जो पहले अगर आप देखेंगे 2016 में जो स्पीडोमीटर लगता था वो बहुत ही बेसिक सा होता था, बट आज इट इज एक्सट्रीमली डिजिटलाइज या पूरा इलेक्ट्रॉनिक हो चुका है वो मीटर। आपको वहां पे माइलेज दिख सकती है, आपको वहां पे माइलेज दिख सकती है, आपको वहां पे स्पीड दिखेगी डिजिटल में, आपको हर चीज वहां पे ऐसे दिखेगी। सो दैट इज एन आइडिया कि आप ऑटो एंसिलरी के अंदर आप ऐसे बिजनेसेस को पढ़ेंगे। सो व्हाट एंड्स अप हैपनिंग, इसकी आपको एक नया ट्रेंड पकड़ में आ रहा है कि पहले आज से 5 साल पहले बाइक्स के अंदर बहुत बेसिक स्पीडोमीटर होता था, बट आज बहुत ज्यादा एडवांस हो रहा है। उसमें आपको ये भी पता लग रहा है कि टायर की कंडीशंस क्या है, कि टायर के अंदर हवा है या नहीं है, टायर डिफ्लेटेड है या फिर टायर्स आर इन राइट कंडीशंस। एंड ऑल्सो यू गेट टू नो कि क्या गाड़ी की माइलेज आ रही है, कितना पेट्रोल है, कितना किलोमीटर और चल सकती है। सो ऑल दीज फीचर्स वरंट प्रेजेंट ओवर देयर।
जब हम बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करते हैं तो वहां पे तो आपको ये भी पता लगेगा कि इस गाड़ी में अभी कितनी बैटरी रह गई है चलने के लिए, या फिर इस टू व्हीलर में कितनी बैटरी रह गई है. सो दैट इज ऑल द फीचर ऑफ ड्राइवर इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो ऑटो एंसरीज में अगर आप पढ़ेंगे तो प्रिकॉल के केस में आपको देखेगा. बट अगेन हम यहाँ पे मीडियम कॉम्प्लेक्सिटी सेक्टर्स की बात करें, सो दिस इज एन एग्जाम्पल. फिर एग्रोकेमिकल्स आ जाते हैं, क्योंकि एग्रोकेमिकल्स आर लिंक टू द वेदर एंड ऑल्सो टू द एंटायर वर्ल्ड मार्केट, कि कितनी फूड इन्फ्लेशन हो रही है, क्या हो रहा है. तो एग्रोकेमिकल्स इज ऑल्सो मीडियम कॉम्प्लेक्स सेक्टर. फिर स्पेशलिटी केमिकल्स, सिर्फ स्पेशलिटी में बल्क केमिकल की बात नहीं कर रहा जहां पे मार्जिन ऊपर नीचे हो जाते हैं. स्पेशलिटी केमिकल वो कंपनीज हैं जिनके मार्जिन इंटैक्ट रहते हैं, राइट. तो इस क्वार्टर में आप जाके एक होमवर्क कीजिए, नवीन, एसआरएफ एंड गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स के केमिकल डिवीजन के मार्जिन देखिए. तो स्पेशलिटी केमिकल्स एक मीडियम कॉम्प्लेक्स बिजनेस टू स्टडी है. फिर बैंकिंग इंडस्ट्री मीडियम कॉम्प्लिकेटेड है, मैं इसकी बात करूंगा क्यों. सीमेंट भी मीडियम कॉम्प्लेक्स है. एंड कैपिटल गुड्स लाइक आरएचआई मैग्नेसीटा, एआई इंजीनियरिंग, एलिकॉन इंजीनियरिंग, त्रिवेणी टर्बाइंस, ऑल दीज आर लाइक मीडियम कॉम्प्लिकेटेड इंडस्ट्रीज टू स्टडी, बिकॉज आपको 3-4 वेरिएबल्स पे यहाँ पे बेट लेनी होती है, इस वजह से इनको मीडियम कॉम्प्लेक्सिटी में मानते हैं. उसके बाद अगर आप कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे, जो मतलब मेरे को भी लगता है कि यार मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है पढ़ना, दैट इज फर्स्ट इज फार्मास्यूटिकल्स, बिकॉज हमें नहीं पता कि एपीआई का प्राइस कहाँ जा रहा है, कौन सी थेरेपी कहाँ क्या करने वाली है, अनटिल और अनलेस योर डोमेन एक्सपर्ट. तो ये एक ऐसी इंडस्ट्री टू स्टडी है कि अनटिल और अनलेस यू नो योर स्टफ इन डेप्थ, आई थिंक इट इज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट इंडस्ट्री टू स्टडी. सेकेंड है बल्क केमिकल्स. तो बल्क केमिकल्स में आपके क्या आ गए, जैसे क्लोरोएल्कली आ गया, जैसे आपका फिनॉल आ गया, तो इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड इंडस्ट्री टू स्टडी. क्लोरोमीथेन्स आ गए, कॉस्टिक सोडा आ गया. क्योंकि क्या है कि एज अ रिटेल इन्वेस्टर पहली चीज आपको इन सबके प्राइसेस पता होने चाहिए. 1-2 हफ्ते में आप प्राइस का अपडेट ले रहे हैं, 1-2 क्वार्टर में आप प्राइस का अपडेट ले रहे हैं. जब तक आप प्राइस का अपडेट लेते हैं तब तक स्टॉक क्रैश हो गया होता है, स्टॉक बिकम्स अ ह्यूज मल्टीबैगर टाइप्स, राइट. सो बल्क केमिकल में प्राइसेस फ्लक्चुएट ऑफ केमिकल्स अलॉट, सो इट बिकम्स अ कॉम्प्लिकेटेड कैटेगरी टू स्टडी, बिकॉज डिग्रीज ऑफ डिग्रीज ऑफ आउटकम है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं. जो यहाँ पे जो वेरिएंस ऑफ आउटकम बहुत बढ़ जाती है. वेरिएंस ऑफ आउटकम का क्या मतलब है कि मैं आपको कहता हूं कि ये एक बैरल है, इसमें आपको फिश को शूट करना है. तो बैरल में आप फिश को शूट कर सकते हैं, क्योंकि बैरल एक छोटी चीज है और सामने आपके फिश है, तो वहां पे वेरिएंस ऑफ आउटकम कम होएगा. वेराज मैं आपको कहता हूं वो एक बहुत बड़ा पॉन्ड है, वहां पे बहुत सारी फिशेस तैर रही है, आपको दूर से शूट करना है उसके अंदर. तो यहाँ पे क्या है कि आपकी बुलेट फिश को लगेगी नहीं लगेगी, तो दैट मीन्स कि यहाँ पे वेरिएंस ऑफ आउटकम बहुत बढ़ गया. तो जिन इंडस्ट्रीज में वेरिएंस ऑफ आउटकम बहुत बढ़ जाता है उनको हम कहते हैं कॉम्प्लिकेटेड टू स्टडी है. जैसे अगर आप टेलीकॉम की बात करेंगे तो वॉरेन बफेट और चार्ली मंगर बार बार एक बात बोलते हैं. क्या बात बोलते हैं? कि हमें वो इंडस्ट्रीज नहीं पसंद जहां पे जब कंपनीज मुनाफा कमाए या प्रॉफिट कमाए तो कहेंगे कि आपका प्रॉफिट शेयर होल्डर्स को एज ए डिविडेंड आया नहीं आया. दे विल ऑलवेज कीप सेइंग व्हाट, कि वो तो हमारे जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है उसके अंदर वापस री इन्वेस्ट हो गया. तो टेलीकॉम इज वन सच ड्रैग ऑफ अ बिजनेस, जो एक ट्रेडमिल बिजनेस है. बार बार कभी 3G 4G 5G फिर 6G आ जाएगा, 7G आ जाएगा. तो जब भी आप पैसा कमाना चालू करते हैं पुराने कैपेक्स से, नया कैपेक्स और नई ऑप्शंस आमने सामने आके खड़े हो जाती है. तो अगर आप इंडिया में देखेंगे तो टेलीकॉम सेक्टर हैजंट एवर स्ट्रक्चरली क्रिएटेड वेल्थ. सो दिस इज व्हाई इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सेक्टर टू स्टडी, क्योंकि आपको एवरेज रेवेन्यू पर यूजर पे बेट करना पड़ेगा कि आरपू बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा. सो अगेन एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए कॉम्प्लिकेटेड इंडस्ट्री है. फिर ईपीसी और इंफ्रा और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड इंडस्ट्री है. वाई सो? बिकॉज आपको ऑर्डर बुक पे ध्यान देना है, प्रोजेक्ट टाइम पे कंप्लीट हो रहे नहीं हो रहे उन पे ध्यान देना है, क्या कंपनी के मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं बिकॉज ऑफ बिल्डिंग मटेरियल प्राइसेस इंक्रीजिंग और नॉट, उस पर ध्यान देना है, कौन से लाइक प्रोजेक्ट में जाके कंपनी बिड करनी है उस पर ध्यान देना है, बिड जीतेगी या हारेगी उस पर ध्यान देना है, कितना डेट है उस पर ध्यान देना है, कितने एसपीवी हो रखे हैं उस पर ध्यान देना है, क्या कंटिजेंट लायबिलिटी है उस पर ध्यान देना पड़ेगा. So this is a sector which for a retail investor is very, very, very difficult to study. Then real estate developers, even more complicated than EPC and infra, right? रियल एस्टेट डेवलपर्स में क्या होता है, राइट. सो अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि आपको ये स्टॉक्स या ये सेक्टर्स खरीदने नहीं है. मेरे हिसाब से एज अ न्यू बिगिनर रिटेल इन्वेस्टर ये सेक्टर्स आर डिफिकल्ट टू स्टडी. कि जैसे रियल एस्टेट में कौन सा डेवलपर का कौन सा प्रोजेक्ट बिक रहा है या नहीं बिक रहा वो बताना बहुत मुश्किल है, राइट. सो अगेन रियल एस्टेट के ना दिस इज अ वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम. फिर मेटल्स आर अ बिट कॉम्प्लिकेटेड टू स्टडी अगर इफ यू डू नॉट नो रियली व्हाट यू आर डूइंग, राइट. तो मेटल्स में बिकॉज इट्स अ सिक्लिकल बिजनेस, तो यहां तो हो सकता है बॉटम ऑफ द साइकिल पे पड़े, बट कभी स्टील का प्राइस ऊपर हो गया, कभी स्टील का प्राइस नीचे हो गया, फेरोलॉय के प्राइसेस ऊपर हो गए, फेरोलॉय के प्राइसेस नीचे हो गए. सो अगेन वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड सेक्टर टू स्टडी फॉर अ न्यू रिटेल इन्वेस्टर. इट विल टेक अ लॉट ऑफ इंडस्ट्री कनेक्ट या नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, या फिर अगर आप एक्सपीरियंस को डाउनलोड कर ले अपने माइंड में बहुत सारी केस स्टडीज करके, ओनली देन आप ऐसे सेक्टर पे आ सकते हैं.
तो लाइफ एंड जनरल इंश्योरेंस वैसे इस टाइम पे सेक्टर बहुत सस्ता हो रखा है, लाइक्स ऑफ HDFC लाइफ, PB फिनटेक, बहुत इस टाइम पे लग रहा है कि लाइक वैल्यूएशन सस्ती हो गई है, बट अगेन बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। एज अ रिटेल इन्वेस्टर हो सकता है कि लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर आपके लिए ट्रिकी टू स्टडी हो, क्योंकि यहाँ पे जो P&L स्टेटमेंट और जो इनके अकाउंटिंग नॉर्म्स है वो बहुत डिफरेंट है एज कंपेयर टू अ नॉर्मल इंडस्ट्री दैट यू स्टडी, कि आपकी पूरी की पूरी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ही अजम्पशंस के ऊपर बनती है। सो दिस इज व्हाट वी स्टडीड कि कॉम्प्लेक्स सेक्टर कौन से हैं, मीडियम कॉम्प्लेक्स सेक्टर कौन से हैं, कॉम्प्लेक्स एंड सुपर कॉम्प्लेक्स सेक्टर कौन से हैं। तो सिंपल, मीडियम एंड सुपर कॉम्प्लेक्स। सो ये तो हमारा बिगनिंग स्टार्ट हुई कि आप कैसे सेक्टर्स पे अगर आप रिसर्च कर रहे हैं तो आपको कैसे प्रोसीड करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि डिफरेंट इंडस्ट्री या डिफरेंट सेक्टर्स में इंडिया में क्या टोटल एड्रेसेबल मार्केट उनके लिए अवेलेबल है इस टाइम पे। तो यहाँ पे हम बात करते हैं पहले कंज्यूमर कैटेगरीज की, डिफरेंट कंज्यूमर कैटेगरीज में क्या ग्रोथ चल रही है। तो आपको याद होगा मैंने बिगनिंग में बात करी थी कि कंज्यूमर कैटेगरीज में डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेनिट्रेशन है। तो यहाँ पे अगर एग्जांपल लेते हैं, सो ओवर हियर जस्ट लुक एट दिस, कि अगर आप यहाँ पे ब्रिटानिया का एग्जांपल लेते हैं इन टर्म्स ऑफ स्टेपल्स में वॉल्यूम ग्रोथ क्या है, तो आपको हमेशा याद रखना है दो तरीके की ग्रोथ होती है, एक होती है वॉल्यूम ग्रोथ और एक होती है वैल्यू ग्रोथ। तो वॉल्यूम ग्रोथ क्या है और वैल्यू ग्रोथ क्या है। तो वॉल्यूम माने कि कितने यूनिट्स बिके, whereas वैल्यू माने किस प्राइस पे बिके। सो जनरली इन कंज्यूमर्स यू वांट योर यूनिट ग्रोथ टू बी रियली हाई। अगर वो कैटेगरी अंडर पेनिट्रेटेड है, अगर वो कैटेगरी बहुत पेनिट्रेटेड है, सो ओनली वे टू ग्रो विल बी थ्रू प्राइसिंग ग्रोथ, एंड प्राइसिंग ग्रोथ बहुत लॉन्ग रन के लिए सस्टेनेबल नहीं होती अनटिल अनलेस आप बहुत प्रीमियम सेगमेंट्स में जाने लग जाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ब्रिटानिया क्योंकि बिस्किट इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है, तो देखेंगे 3 year CAGR वॉल्यूम्स का 5.3% है। कोलगेट का 1.8% है। 1.8% क्यों है, क्योंकि हमने बात करी कि टूथपेस्ट एक बहुत पेनिट्रेटेड कैटेगरी है। डाबर का 9.1% है, बिकॉज डाबर जो आयुर्वेदिक मेडिसिन है उसमें भी है, च्यवनप्राश में भी है। देन उसके साथ साथ डाबर की भी टूथपेस्ट आती है जो बेसिकली मतलब जो हर्बल टूथपेस्ट का एक क्लेम है, राइट। सो बिकॉज ऑफ दिस डाबर की जो डोमेस्टिक वॉल्यूम ग्रोथ है वो 9.1% के आसपास है। Whereas HUL का देखते हैं तो सिर्फ 3% की FMCG में वॉल्यूम ग्रोथ है। अगर आप लास्ट 2-3 ईयर से देखेंगे तो स्टॉक में भी इस वजह से ज्यादा रिटर्न्स नहीं बनी। Whereas अगर हम मैरिको के पैराशूट की देखते हैं तो पैराशूट की बेयरली 4.5% वॉल्यूम ग्रोथ है। Whereas मैरिको की डोमेस्टिक देखते हैं 7.3 है। मैरिको सफोला ऑयल की देखते हैं तो 9.8% है। तो माने हो सकता है कि जो एडिबल ऑयल की कैटेगरी है अभी भी थोड़ी अंडर पेनिट्रेटेड है, वहां पे मैरिको की ग्रोथ आई है। बट पैराशूट बिजनेस जो मैरिको का ब्रेड एंड बटर है वहां पे ग्रोथ डेफिनेटली स्लो डाउन होते दिख रही है, एंड एक्चुअली में लास्ट कुछ क्वार्टर्स में तो डी ग्रोथ हो गई है यहाँ पे, राइट। देन अगर आप यहाँ देखेंगे मैरिको के जो वैल्यू एडेड हेयर ऑयल्स हैं जो थोड़े से महंगे वाले हैं वहां पे 5.4% ग्रोथ है। वैसे अगर आप यूनाइटेड ब्रूरीज का एग्जांपल देखते हैं तो जो आपकी महंगी वाली बियर्स आती हैं या फिर मतलब दिस इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ बियर्स, अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो -1.6% CAGR है, क्योंकि लॉकडाउन भी हुआ था। बट अगर आप लास्ट कुछ क्वार्टर्स में देखेंगे तो बहुत अच्छे से वॉल्यूम ग्रोथ आई है यहाँ पे। पर 3 year ग्रोथ सिर्फ लाइक बेयरली मतलब नेगेटिव ही कह सकते हैं आप। वैसे यूनाइटेड स्पिरिट्स की बात करेंगे तो यूनाइटेड स्पिरिट्स की जो 3 year ग्रोथ है वो 2.6% के आसपास है। क्या रीजन है कि अल्कोहल इंडस्ट्री की वॉल्यूम ग्रोथ इतनी ज्यादा नहीं है? सिंपल रीजन इज बिकॉज अल्कोहल इंडस्ट्री में आपका एक चीज तो टैक्सेशन बहुत है। देन अल्कोहल इंडस्ट्रीज में सेकेंडली क्या हुआ है कि जो आपकी स्टेट की जो यहाँ पे टैक्सेशन काफी तेजी से बढ़ रही है एज कंपेयर टू द ग्रोथ। तो माने टैक्सेस आर इंक्रीजिंग एट अ फास्टर पेस देन अदर प्राइसेस दैट दीज कंपनीज आर एबल टू इंक्रीज। तो क्योंकि अल्कोहल बहुत महंगी भी होते जाती है, एंड बिकॉज इंडिया इज अ वेरी वेल पेनिट्रेटेड कंट्री ऑफ अल्कोहलिक्स, दिस इज वाई अल्कोहल एज अ कैटेगरी की जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो 3-4% की है। Alcohol as a category in volume growth, fastest growing player is Radico Khaitan when it comes to the volume growth, right? अगर हम like bulk alcohol को हटा देते हैं जिसमें ग्लोबस और ये सब है, अगर आप सिर्फ वैल्यू एडेड अल्कोहल में देखते हैं जहां आप खुद का ब्रांड बेच रहे हैं तो वहां पे रेडिको खैतान की फास्टेस्ट वॉल्यूम ग्रोथ रही है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे वरुण बेवरेजेस की वॉल्यूम ग्रोथ लास्ट 3 years में 15% दिखती है, राइट। सो अगेन बेवरेजेस की कैटेगरी अभी अंडर पेनिट्रेटेड है क्योंकि बहुत सारे ऐसे गांव हैं या विलेजेस हैं जहाँ पे अब इलेक्ट्रिसिटी पहुंची है, तो अब जाके वहां पे फ्रिजेस लगने लग गए हैं जहाँ पे आप बेवरेज देके कूल करके फिर आप सेल ऑफ कर देते हैं। देन अगर आप डिस्क्रिशनरी में देखेंगे तो एशियन पेंट्स की 18% है, ITC की 5% है, राइट, सिगरेट्स में पिडलाइट की 11% है, और टाइटन की ज्वेलरी में 13% के आसपास यहाँ पे जो वॉल्यूम ग्रोथ है टाइटन की ज्वेलरी के अंदर है। सो कि वॉल्यूम ग्रोथ पता करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वाई सो? बिकॉज आप कितना भी टाइम बनाते बैठ जाएंगे कि इस इंडस्ट्री का इतना टोटल एड्रेसेबल मार्केट है, जब तक आपको नंबर्स में नहीं दिख रहा वो सिर्फ पेपर्स पे रह जाता है। मैं आपको ये भी देखना सिखाऊंगा कि आप कैसे देख सकते हैं।
फिर अगर आप इंडिया में बैंकिंग इंडस्ट्री देखते हैं तो बैंकिंग इंडस्ट्री में इंडिया में एक बहुत लंबा ट्रेंड चल रहा है कि प्राइवेट बैंक्स का जो मार्केट शेयर है वो क्रेडिट के अंदर 32% से 45% तक FY24 तक आ जाएगा इन लास्ट 8 ईयर्स। प्राइवेट बैंक्स की ग्रोथ रेट देखेंगे तो PSU बैंक से लोन की जो ग्रोथ रेट है या जो क्रेडिट देने की जो ग्रोथ रेट है दैट इज मच फास्टर देन द PSU बैंक्स। देखेंगे तो 19%, 9%, 16%, वेराज PSU बैंक्स की 7%, 3%, 5%, 10%, यहाँ पे 14 to 15% के आसपास चल रही है। तो दिस इज समथिंग दैट वी हैव टू रिमेंबर कि साइज ऑफ द बैंकिंग में प्राइवेट बैंक्स आर गेनिंग मार्केट शेयर वर्सेज द PSU बैंक्स। और यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आप यहाँ देखेंगे तो रिटेल लोन हैज अ लार्जेस्ट शेयर इन द बैंकिंग क्रेडिट एंड विल कंटिन्यू टू फॉर्म लार्जेस्ट शेयर दैट इज 32% इन FY24। तो कहाँ लोन जा रहे हैं, दैट इज एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, सर्विसेज में और रिटेल में। तो रिटेल लोन 19% होते थे इंडस्ट्री के FY15 में एंड अब FY24 में 33% हो गए हैं। वेराज अगर आप इंडस्ट्री लोन देखते हैं तो 44% होते थे, अभी 23% हो गए हैं। तो माने जो इंडस्ट्री को क्रेडिट जा रहा है, राइट। और रिटेल माने जो आप पर्सनल कंजम्पशन के लिए आप आइटम्स खरीद रहे हैं या तो आपको पर्सनल लोन लेना है, सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ रिटेल लोन्स। अगर आप हाउसिंग लोन ले रहे हैं तो दैट इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ अ रिटेल लोन। तो रिटेल लोन को आप ऐसे क्लासिफाई कर सकते हैं कैटेगरीज में। देन सर्विसेज का आप देखेंगे तो सर्विसेज का लोन 24% से 31% तक हो गए। तो वेरी क्लियर ट्रेंड की रिटेल लोन्स हैव इंक्रीज, वेराज इंडस्ट्री लोन्स अभी भी उतना ज्यादा पिकअप नहीं कर पा रहे, राइट। इवन दो काफी लोग कैपेक्स की बात कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं, पर इंडस्ट्री लोन एज अ कैटेगरी इतना ज्यादा क्रेडिट के अंदर नहीं दिख रहा है इस टाइम पे। एग्रीकल्चर देखेंगे तो 12 to 13% के बीच में ही चल रहा है, बिकॉज एग्री लोन्स आर वन ऑफ द रिस्कियस्ट लोन्स फॉर अ बैंक टू गिव। देन अगर आप और एग्जाम्पल लेते हैं कि कितने टाइप की लेंडिंग होती है, तो ये आपके लिए और भी इजी हो जाएगा और क्या क्या मतलब किस किस टाइप के फाइनेंशियल्स हैं। तो बैंक्स में आप देखेंगे तो लार्ज प्राइवेट बैंक्स आपको देखेंगे, HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक। फिर पब्लिक सेक्टर बैंक्स दिखेंगे जो लार्ज हैं, SBI बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक। फिर रीजनल बैंक्स दिखेंगे जो कुछ कुछ रीजन्स में बहुत अच्छे हैं, जैसे फेडरल बैंक दिखेगा, सिटी यूनियन बैंक दिखेगा, राइट। फिर DCB बैंक दिखेगा, CSB दिखेगा, करूर वैश्य बैंक दिखेगा। तो ये कुछ कुछ स्टेट्स और पर्टिकुलर ज्योग्राफीज में बहुत अच्छे हैं। देन आपको अनक्लासिफाइड प्राइवेट बैंक्स दिखेंगे, तो माने इंडसइंड बैंक, IDFC फर्स्ट, राइट। सो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स कि बेसिकली जैसे येस बैंक एक कमर्शियल बैंक है, जैसे इंडसइंड बैंक भी आप देखेंगे तो ये कुछ होलसेल लेंडिंग करते हैं, थोड़ी थोड़ी रिटेल लेंडिंग करते हैं। IDFC फर्स्ट एक रिटेल बैंक बनने की कोशिश कर रहे हैं। देन आपको फाइनली स्मॉल फाइनेंस बैंक दिखेंगे जिनमें इक्विटास, उज्जीवन, सर्वोदय एंड सर्वोदय के अलावा AU स्मॉल फाइनेंस बैंक भी इसी कैटेगरी के अंदर आएगा। बंधन बैंक को भी हम रीजनल बैंक्स में भी डाल सकते हैं, क्योंकि बंधन बैंक का जो ईस्टर्न ज्योग्राफी है वहां पे बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है एज कंपेयर टू पैन इंडियन, जो भी वो ट्राई कर रहे हैं बनने की। तो ये तो हम कैटेगरी कर सकते हैं या कैटेगराइज कर सकते हैं बैंक्स को। फिर अगर आप नॉन फाइनेंस बैंक को देखेंगे तो यहाँ पे हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज आएंगी। तो हाउसिंग फाइनेंस में भी एक आपके पास Tier 1, Tier 2 सिटी की आएंगी, जैसे कैनफिन होम्स है, राइट। देन अगर आप LIC की बात करते हैं तो वो भी Tier 1, Tier 2 सिटी में डायरेक्ट बैंक के साथ कंपीट कर रही है। वेयरएज आवास, एप्टस, होम फर्स्ट, these are some of the categories of non-banking financing companies जो आपकी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है, जो अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर है, माने 10 लाख रुपए से नीचे का लोन। अफोर्डेबल हाउसिंग में प्रॉब्लम क्या है कि द मोमेंट योर AUM क्रॉसेस 10,000 प्लस करोड़, आपके लिए ग्रोथ में प्रॉब्लम आ सकती है, एज सीन बाय ध्रुव फाइनेंस, आवास फाइनेंसियर्स नाउ इन द पास्ट। तो 10,000 करोड़ यहाँ पे एक मैजिक मार्क है। व्हीकल फाइनेंस में देखेंगे तो चोलामंडलम है, सुंदरम है, श्रीराम है और इंडोस्टार है, माने कमर्शियल व्हीकल के लोन्स हो गए, यूज पैसेंजर व्हीकल के लोन हो गए, तो इन सब के अंदर। फिर गोल्ड लोन्स में IIFL फाइनेंस है, मनापुरम है, मुथूट फाइनेंस है। इस कैटेगरी में बहुत कॉम्पिटिशन आ गया, तो मुथूट फाइनेंस और मनापुरम फाइनेंस के जो यील्ड्स हैं वो काफी तेजी से नीचे गिर गए, क्योंकि बैंक्स इसमें बहुत ज्यादा कंपेटिटिव हो गए। तो ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जो है, राइट, एग्जाम्पल अगर आप साउथ इंडियन बैंक का ले लें, यहाँ पे कर्नाटका बैंक का ले लें, तो ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और रीजनल बैंक्स गोल्ड लोन्स में बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो गए, जिसकी वजह से गोल्ड लोन NBFCs का मार्केट शेयर बहुत तेजी से नीचे गिर रहा है। फिर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस आती हैं, तो ये अनसिक्योर्ड लोन्स देती हैं किन लोगों को, जिनको इनकम जनरेशन एक्टिविटी के लिए चाहिए। माने कोई फ्रूट का स्टॉल लगा रहे हैं हर रोज, राइट, तो उसको हर रोज अपनी फ्रूट की इन्वेंट्री खरीद के बेचनी है, तो उसको 1 या 2 डेज का ब्रिज लोन चाहिए। तो कहां से लेगा? माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से, क्योंकि माइक्रो फाइनेंस इज कंपीटिंग विद साहूकार्स, जिनको हम हिंदी में कहते हैं। तो यहाँ पे क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण, अरमान फाइनेंस, स्पंदना स्फूर्ति, मास सैटिन, मास फिर भी इतना यहाँ नहीं आता, क्योंकि मास बहुत NBFCs को लोन
लोन देते हैं, बट यहाँ पे अगर आप एग्जाम्पल लेंगे तो बंधन बैंक इज अ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, उज्जीवन बैंक इज अ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, क्योंकि 90% लोन आपका अनसिक्योर्ड है, राइट। सो दोज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स। फिर मल्टी प्रोडक्ट के अंदर आपके बजाज फाइनेंस, पूनावाला फाइनेंस, फिर लाइक पिरामल ट्राई तो कर रहा है बहुत टाइम से, जेएम फाइनेंशियल भी ट्राई कर रहा है, राइट। बट बजाज फाइनेंस इज वन ऑफ द क्लासिक एग्जांपल्स ऑफ एन एनबीएफसी। या फिर अगर आप आईएफएल फाइनेंस भी लेंगे, क्योंकि आईएफएल फाइनेंस में भी अब माइक्रो फाइनेंस के अलावा फिर हाउसिंग फाइनेंस भी हो गया आईएफएल फाइनेंस में, देन उसके अलावा बिजनेस लोन्स भी आईएफएल फाइनेंस में, एंड फाइनली गोल्ड लोन्स भी है। तो आईएफएल फाइनेंस एंड बजाज फाइनेंस आर टू वेरी गुड एग्जांपल्स ऑफ मल्टी प्रोडक्ट एनबीएफसीज। ये मल्टी लाइनर एनबीएफसीज कह सकते हैं। तो एक मोनोलाइनर एनबीएफसी होती है, जैसे अगर आप मुथूट फाइनेंस का एग्जांपल लेंगे तो गोल्ड फाइनेंस में बहुत अच्छा है, तो एक मोनोलाइनर एनबीएफसी है। मल्टी लाइनर क्या है, जो मल्टीपल प्रोडक्ट्स के अंदर आपके काम कर रही है। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सेगमेंटेशन ऑफ बैंक्स, राइट। देन अगर आप और इंडस्ट्री और इंडिया में ग्रोथ देखेंगे, तो अगर आप केबल्स एंड वायर सेक्टर की ग्रोथ देखते हैं, तो केबल्स एंड वायर सेक्टर की ग्रोथ ऑलमोस्ट 34,500 करोड़ की इंडस्ट्री FY14 में आज 64,500 करोड़ की FY19 में होगी। जो आई थिंक FY23 का आप डेटा देखेंगे तो ये इंडस्ट्री ही इटसेल्फ ऑलमोस्ट 80,000 करोड़ के पार कर चुकी है। तो दिस इंडस्ट्री हैज बिकम बिगर देन 80,000 करोड़ इन साइज, राइट। तो दिस इज एन आइडिया कि एक इंडस्ट्री जो 11 to 12% के रेट पे कंसिस्टेंटली ग्रो कर रही है। यहाँ पे कौन से लिस्टेड प्लेयर्स हैं, KEI लिस्टेड है, फिनोलेक्स लिस्टेड है, अपार का एक डिवीजन है जो केबल एंड वायर्स के अंदर बहुत अच्छा कर रहा है इस टाइम पे, एंड ऑल्सो पॉलीकैब इज अ लिस्टेड प्लेयर, हैवेल्स इज अ लिस्टेड प्लेयर, यूनिवर्सल है, डायनामिक केबल्स है। तो केबल्स एंड वायर्स की इंडिया में ग्रोथ लास्ट 10-20 ईयर्स से बहुत ही कंसिस्टेंट आई है। सो दिस इज वन मोर इंडस्ट्री टू थिंक अबाउट कि कैसे यहाँ पे हम टैम सोच सकते हैं। तो यहाँ पे केमिकल इंडस्ट्री को देखते हैं। तो केमिकल इंडस्ट्री में भी अगेन दिस इज टेकन फ्रॉम मैकेंजी रिपोर्ट। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो इंडिया की केमिकल इंडस्ट्री की आपको अट्रैक्टिवनेस एंड कंपेटिटिव इंटेंसिटी यहाँ पे दिखेगी। जैसे अगर आप मार्केट की हाईली अट्रैक्टिवनेस देखेंगे एंड लाइक जो इंडियन मार्केट का साइज देखेंगे, तो दिस विल रिफ्लेक्ट ओवर इट, राइट। सो अट्रैक्टिव सेगमेंट्स में फ्लोरिनेशन आता है, सोडियम आता है, कॉस्टिक आता है, कार्बन ब्लैक आता है, कैल्शियम आता है, सिलिकॉन आता है, पोटेशियम एंड टाइटेनियम आता है। फिर यहाँ पे कंपेटिटिव इंटेंसिटी जहाँ पे कम है दैट इज सल्फर एज वेल। फॉस्फोरस में अगेन लो टू मीडियम कंपेटिटिव इंटेंसिटी है, बट मार्केट अट्रैक्टिवनेस बहुत हाई है, राइट। तो फ्लोरीन में मार्केट इंटेंसिटी बहुत हाई है और कंपेटिटिव इंटेंसिटी मीडियम में आती है। कॉस्टिक में लाइक कॉस्ट कंपेटिटिवनेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया हाई है बहुत ज्यादा, राइट। Whereas मार्केट साइज में भी और मार्केट अट्रैक्टिवनेस में भी हाई है। सो अगेन फ्लोरिनेशन हो गया, सोडियम हो गया, कॉस्टिक हो गया, कार्बन ब्लैक हो गया। सो दीज कंपनीज या इन सेक्टर की कंपनीज ग्लोबल लेवल पे इन टर्म्स की लाइक जो आपका मैन्युफैक्चरिंग का कॉस्ट है उसमें बहुत ज्यादा कंपेटिटिव होंगी। सो दिस इज अनदर एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल देखते हैं टाइम का। तो मैंने आपसे बात करी थी बिगिनिंग में एंड यूजर इंडस्ट्री की। तो जब भी आप अमाइंस इंडस्ट्री को देखते हैं तो अमाइंस में दो ही लिस्टेड प्लेयर हैं, अल्काइल अमाइन और बालाजी अमाइंस। अगेन आज इनकी वैल्यूएशन थोड़ी सी एक टाइम पे बहुत सस्ती थी 2019-20 में, हो सकता है आज महंगी वैल्यूएशन हो और सस्ती हो रही हो क्योंकि हेडविंड्स है इंडस्ट्री में। पर क्यों हेडविंड्स हैं, जस्ट लुक एट दिस डायग्राम। दिस इज द वॉल्यूम ग्रोथ ऑफ अमाइंस, राइट। ये अगर आप रेड में देखते हैं तो ये तो रेड में देखते हैं अमाइंस की वॉल्यूम ग्रोथ है, और ये एंड यूजर इंडस्ट्री की वॉल्यूम ग्रोथ है, दैट इज एग्रोकेमिकल एंड फार्मा। तो इस साल में 25% ग्रोथ थी एग्रोकेमिकल एंड फार्मा की, अमाइंस की 34% थी, इस साल में 33% थी, यहाँ पे 14% थी। देन लुक एट दीज ईयर्स। तो जब भी एग्रोकेमिकल और फार्मास्यूटिकल की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है तो अमाइंस इंडस्ट्री की भी ग्रोथ अच्छी होती है। बट लुक एट दिस, जो 2014 to 17 से लेकर स्लो डाउन आया एग्रोकेमिकल्स और फार्मास्यूटिकल्स में, तो अमाइंस की भी जो ग्रोथ थी वो बहुत स्लो गई। आज फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बहुत मैसिव स्लो डाउन है, जिसकी वजह से दोनों बालाजी अमाइंस और अल्काइल अमाइंस की जो ग्रोथ है बहुत ज्यादा स्लो हो गई है। तो इस वजह से एंड यूजर की ग्रोथ को ट्रैक करना बहुत जरूरी हो जाता है जब भी आप टैम की बात कर रहे हैं या डिग्रीज ऑफ ग्रोथ की बात कर रहे हैं। फिर अगर आप इंडियन आईटी सेक्टर देखेंगे तो इसमें भी बहुत सब सेगमेंटेशन आप कर सकते हैं। तो SaaS बिजनेस अगर आप देखेंगे, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, तो यहाँ पे रेडगेन टाइप कंपनीज दिखेंगी। बीपीओस देखेंगे तो टेक महिंद्रा और ई क्लर्क्स दिखेगा। ER&D कंपनीज देखेंगे जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रही है प्रोडक्ट्स के लिए, तो KPIT, साइंट, LTTS और टाटा एलेक्सी दिखेगा। प्रोडक्ट कंपनीज देखेंगे तो न्यूजेन सॉफ्टवेयर और इंटेलेक्ट डिजाइन अरीना दिखेगा। और वनीला आईटी सर्विसेज देखेंगे तो HCL, TCS, इन्फोसिस, TCS और HCL ER&D भी जरूर करते हैं, बट वनीला आईटी सर्विसेज देखेंगे ज्यादातर तो उसमें आपको ये सारी कंपनीज दिखेंगी।
तो दैट इज द आइडिया कि आप एक सेक्टर को लेके उसको सब सेगमेंट भी कर सकते हैं, जो हम आगे देखेंगे। फिर इंडिया में अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग स्पेस को देखते हैं, दैट इज द ईएमएस स्पेस। तो ईएमएस स्पेस में यू विल गेट टू नो कि ईएमएस स्पेस में देयर आर मल्टीपल कंपनीज एंड मल्टीपल लाइक कैपेबिलिटीज दैट दे हैव। जैसे अगर आप एक एवलॉन टेक्नोलॉजीज को देखेंगे तो वो क्लीन एनर्जी में है, ऑटोमोटिव में है, रेलवे में है, A&D के अंदर है, दैट इज एविएशन वाले में, इंडस्ट्रियल में है, टेलीकॉम में है, मेडिकल में है, राइट। देन अगर आप डिक्सॉन देखेंगे तो डिक्सॉन मेडिकल में है, राइट, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में एंड अदर्स में। एम्बर इंटरप्राइजेस ज्यादातर आपके जो एयर कंडीशनर्स के कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के अंदर है। फिर एक सिरमा आपको दिखेगा, फिर आपको एक भारत FIIs दिखेगा, केन्स टेक्नोलॉजीज दिखेगा जो इस टाइम पे लाइक ऑटोमोटिव, रेलवे एंड लाइक जो एविएशन एंड सब के अंदर है। एंड ऑल्सो इफ यू सी द साइज ऑफ द इंडस्ट्री, तो साइज ऑफ द इंडस्ट्री के अंदर क्या देखेंगे कि इंडिया में जो लेबर कॉस्ट है एज कंपेयर टू चाइना, वियतनाम एंड मेक्सिको, तो एवरेज डेली वेजेस आर $6, राइट। वेरएज चाइना में 6.5 है, वियतनाम में और भी सस्ती है 3 एंड मेक्सिको में 4.8 है, राइट। सो दिस गिव्स यू एन आइडिया दैट टोटल लेबर फोर्स इंडिया में 471 मिलियन पीपल है, वेरएज चाइना में 793 है, वियतनाम में 56 एंड मेक्सिको में 57 मिलियन है। सो दिस विल गिव यू एन आइडिया कि आज इंडिया में चीप लेबर है एंड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का एक जो सिस्टम है या फिर इकोसिस्टम है इंडिया के अंदर डेवलप हो सकता है। बिकॉज जस्ट लुक एट दिस कि टोटल साइज ऑफ द इंडस्ट्री फ्रॉम 92,000 crores is expected to go to 2,15,000 crores in next 5 years. यहाँ पे कौन सी कंपनीज लिस्टेड है? एक PG इलेक्ट्रोप्लास्ट करके लिस्टेड है, राइट। देन एक केन्स टेक्नोलॉजीज लिस्टेड है, देन डिक्सॉन है, एम्बर है, बट अगेन वैल्यूएशंस का आपको खुद ही देखना पड़ेगा कि क्या उनकी वैल्यूएशन महंगी या सस्ती है। अभी हम सिर्फ टोटल एड्रेसेबल मार्केट की बात कर रहे हैं, राइट। सो दिस इज हाउ यू लुक एट टैम कि टोटल एड्रेसेबल मार्केट आप ऐसे कंपनीज का असेस कर सकते हैं। सिमिलरली एसेट मैनेजमेंट कंपनीज में देखेंगे तो इंडिया में अगर आप SIP कॉन्ट्रीब्यूशन देखते हैं तो ये एम्फी की वेबसाइट से लिया हुआ है। ये सारे जो टूल्स हैं, जो सारे सोर्सेज हैं, मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन में भी डाल रहा हूं और आपको खोल के भी दिखाऊंगा आप कैसे देख सकते हैं। एक टाइम पे मंथली SIP 4,335 करोड़ की होती थी FY 16 to 17 में, जो जनवरी के मंथ में FY 23 के अंदर 13,856 करोड़ की हो रही है। सो दिस गिव्स यू एन आइडिया कि जो कैपिटल मार्केट्स है इंडिया में, अगेन दे हैव अ वेरी लॉन्ग रनवे फॉर ग्रोथ। तो कैपिटल मार्केट प्रॉक्सीज कैसे हैं? अनलिस्टेड में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, लिस्टेड में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, CDSL है, CAMS है, ऑल दीज आर कैपिटल मार्केट प्लेस। बट अ वेरी बिग डिस्क्लेमर और अ वेरी बिग रिस्क, इसकी ये सिक्लिकल इंडस्ट्री है, राइट। सो इसमें साइकिल्स होंगी, तो इस वजह से आपको उसका ध्यान देना पड़ेगा। बट ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज में फिर आपकी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज भी आती है, AMCs जैसे HDFC AMC लिस्टेड है, UTI AMC लिस्टेड है, बट वहां पे फी बहुत धीरे धीरे करके कटते जा रही है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। फिर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स को हेल्प करने के लिए प्रूडेंट भी लिस्टेड है, राइट। सो अगेन दैट enables the like mutual fund distributors to distribute different products. So again, this is the growth story of the capital market, of the capital markets in India. So these are some of the businesses or some of the industries that are listed. फिर अगर आप लाइक प्राइवेट हॉस्पिटल्स देखते हैं तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स की इंडस्ट्री इंडिया में अगर आज आप चेक करेंगे तो ऑलमोस्ट लाइक अगर आप यहाँ चेक करते हैं तो उस इंडस्ट्री का जो ग्रोथ है ऑलमोस्ट 5x हुआ है लास्ट डेकेड के अंदर। Whereas टोटल बेड्स आज इंडिया के अंदर कितने हैं? तो टोटल नंबर ऑफ हॉस्पिटल बेड्स इंडिया में आज 19 लाख बेड्स हैं, जिसमें से आज 11,85,000 बेड्स प्राइवेट हॉस्पिटल्स के हैं, जिसमें से जो मेजर हॉस्पिटल चेन्स हैं जैसे मैक्स हो गया, अपोलो हो गया, नारायणा हृदयालय हो गया, राइट, या किम्स हो गया, या फिर फोर्टिस हो गया, या फिर एस्टर DM हेल्थ केयर हो गया, तो मेजर हॉस्पिटल चेन सिर्फ 1.7% ऑफ द इंडस्ट्री के बेड जोन करती है, दैट इज 32,020. मेजर हॉस्पिटल चेंज इस टाइम पे बहुत ज्यादा कैपेक्स कर रही है, जैसे मैक्स हॉस्पिटल 4,500 करोड़ का कैपेक्स कर रहा है, नारायणा हृदयालय 2,000 करोड़ का कैपेक्स कर रहा है, अपोलो इस टाइम पे ऑलमोस्ट 3,000 करोड़ का कैपेक्स कर रहा है, वेराज किम्स इस टाइम पे 2,200 करोड़ का कैपेक्स कर रहा है। तो इतना कैपेक्स कब होता है? जब एक इंडस्ट्री में साइज ऑफ द अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा हो। सो अगेन इंडियन हॉस्पिटल बेड्स भी इज अ स्टोरी ऑफ प्राइवेट हॉस्पिटल्स गेनिंग मार्केट शेयर फ्रॉम पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स। अगर हेल्थ केयर एज अ परसेंटेज ऑफ इंडियन GDP देखेंगे तो एक्सपेंडिचर इज ओनली 3.5%, वेराज इन कंट्रीज लाइक UK एंड US वहां पे 10 to 16% है, श्रीलंका तक जैसी कंट्री में 3.8% के आसपास चल रहा है। सो दिस गिव्स यू एन आइडिया दैट टैम इंडस्ट्री का कितना बड़ा हो सकता है। तो अब हम देखते हैं कि ये टैम के सोर्सेज हमने कहां से ढूंढे एंड आप भी इनको कैसे इंडिपेंडेंटली ढूंढ सकते हैं। तो अब हम कैसे ये ढूंढ सकते हैं कि किसी इंडस्ट्री का टोटल एड्रेसेबल मार्केट क्या है?
तो यहाँ पे मैं आपके साथ कुछ डिफरेंट टूल्स शेयर कर रहा हूँ विच यू कैन यूज. सो वन ऑफ द टूल्स इज कि आप सेबी की वेबसाइट पे फाइलिंग्स में जाके यू कैन जस्ट गो टू फाइलिंग्स में जाके जो भी सेबी की वेबसाइट पे पब्लिक इश्यूज आ रहे हैं, पब्लिक इश्यूज में जो ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड है फाइल विद सेबी, आप ये देख सकते हैं. राइट्स इशू यू कैन चेक, बट पब्लिक इश्यूज में अगर आप ये चारों चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको कंपनीज के जो DRHP होते हैं आईपीओ के, वो मिल जाएंगे. तो फॉर एग्जांपल जैसे अगर मेरे को आज आईटी इंडस्ट्री पढ़नी है, राइट, मेरे को आईटी इंडस्ट्री का साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी और मार्केट पता करना है, तो हाउ कैन आई फाइंड इट? सिंपली व्हाट आई विल डू इसकी सिंपली आई कैन जस्ट गो टू इंडिजीन DRHP. तो इंडिजीन का यहाँ से मैं DRHP खोल सकता हूँ. तो जैसे मैं यहाँ पे इंडिजीन का DRHP खोल सकता हूँ, तो आपके सामने क्लिक करूंगा तो इंडिजीन का DRHP सेबी की वेबसाइट पे ही ओपन हो जाएगा. एंड इस DRHP को हम डाउनलोड करके अपने साथ साथ डाउनलोड करके उसमें से जो बिजनेस का सेक्शन है या इंडस्ट्री का सेक्शन है, हम उसको कंप्लीटली वहां से पढ़ सकते हैं. जैसे यहाँ पे आई थिंक ये ऑलरेडी ओपन है, तो यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो अब इंडिजीन का यहाँ पे ऐसे DRHP ओपन हो जाएगा. एंड यू कैन जस्ट सिंपली गो टू द इंडेक्स, एंड इंडेक्स में जाके अगर आपको इंडस्ट्री ओवरव्यू करना है तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे पूरी इंडस्ट्री बारे में यहाँ पे आ जाएगा कि इंडस्ट्री कितना ग्रो कर रही है आईटी की, किस लाइन ऑफ इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं. जैसे इंडिजीन इज अ सॉफ्टवेयर कंपनी विच पर्टिकुलरली केटर्स टू लाइफ साइंसेस. माने जो ड्रग डिस्कवरी कंपनीज हैं या जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, उनके लिए इंडिजीन इस टाइम पे काम कर रहे हैं. अब यहाँ से इनका ये जो DRHP है डाउनलोड भी कर सकते हैं अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में. सो दिस इज वन वे टू स्टार्ट फाइंडिंग आउट टोटल एड्रेसेबल मार्केट, क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्री डेटा बहुत ज्यादा दिया होता है एंड मार्केट रिसर्च फर्म्स ये बहुत ज्यादा इंडस्ट्री डेटा यहाँ पे लिखती है. सेकेंड वे टू फाइंड आउट अबाउट लाइक टोटल एड्रेसेबल मार्केट जो एक और तरीका है, तो दैट इज कि सेबी की वेबसाइट पे जाके जो QIP डॉक्यूमेंट्स हैं आप उनमें ढूंढ सकते हैं, राइट, कि कंपनीज QIPs करती हैं. एंड QIPs के लिए भी कंपनीज को बहुत बारी जो लेटेस्ट ड्राफ्ट लाइक ऑफर डॉक्यूमेंट है वो निकालना पड़ता है. एंड जैसी कंपनीज लेटेस्ट ड्राफ्ट लाइक ऑफर डॉक्यूमेंट निकालती है तो हम आपके लिए डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे तो आपके लिए और इजी हो जाए. जैसी कंपनीज ड्राफ्ट लाइक ऑफर डॉक्यूमेंट निकालती हैं तो उसमें भी इंडस्ट्री की मार्केट साइज कितनी है, क्या ग्रोथ है इंडस्ट्री की, व्हाट इज द पोटेंशियल साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी, वो सारी चीजें आपको वहां पे मिल जाएंगी. एंड कंपनीज बहुत QIPs करती हैं, तो QIP का भी जैसे आप ये देखेंगे तो आपको यहाँ पे एक आइडिया लग जाएगा. आई थिंक अभी वेबसाइट लोड होने में थोड़ी प्रॉब्लम लगी है सेबी की, बट दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेज टू डू इट. एंड आपके लिए मैं ये डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप इसको खुद इंडिपेंडेंटली चेक कर पाए. सो वन इज कि हम DRHP खोल सकते हैं कंपनीज के. सेकंड इज कि हम देख सकते हैं कौन सी कंपनी कितना QIP कर रही है. एंड QIP डॉक्यूमेंट्स जाके हम पढ़ सकते हैं जहां पे हमें लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिल जाती है. वन मोर वे टू डू इट इज टोटल एड्रेसेबल मार्केट ढूंढने के लिए कि हम यहाँ पे कंपनीज की जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है, जैसे APL अपोलो की इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन हो गई, तो आप इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में आके कंपनीज की देख सकते हैं कि क्या यहाँ पे लाइक कंपनीज का मार्केट शेयर है या फिर क्या स्टील ट्यूब इंडस्ट्री की ग्रोथ है इंडिया में. तो आपको ये सारी चीजें इनकी जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है उसमें से मिल जाएंगी कि इन्वेस्टर लाइक कि स्टील ट्यूब इंडस्ट्री की ग्रोथ कितनी होने वाली है लंबे समय के अंदर. इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन आपको जैसे अगर आप यहाँ चेक करेंगे तो जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन होती है आपको इसका आइडिया कैसे लगेगा कि इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन कैसे मिल सकती है. तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इन्होंने अपने आप का जो कंपैरिजन है, APL अपोलो ने अपना कंपैरिजन यहाँ पे बाहर की कंपनीज जो ज़ेकलमैन है, मारुइची है, SSAB इनके साथ करें. EBITDA मार्जिन को भी इन्होंने बेंचमार्क करें, राइट. सो आप यहाँ से ऐसे चेक कर सकते हैं. एंड साथ साथ अगर आप APL अपोलो के पियर्स को ही खोल लें, जैसे मैं स्क्रीनर पे आके सिंपली एक JTPL करके या फिर लाइक एक और अगर मैं कंपनी देखता हूँ स्टील ट्यूब्स के अंदर, तो यहाँ पे आए स्क्रीनर पे आके तो मैं APL अपोलो की एक और ही लाइक पियर कंपनी देखता हूँ JTL इंडस्ट्रीज. तो उसका यहाँ पे आके मैं अगर प्रेजेंटेशन खोलता हूँ तो आपको PPT दिखेगा कॉन्फ्रेंस कॉल में. तो यहाँ पे अगर आप प्रेजेंटेशन खोलेंगे तो आपको JTL इंडस्ट्रीज का भी जो यहाँ पे एग्जैक्टली जो स्टील ट्यूब इंडस्ट्री का लाइक जो साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी है आपको इनकी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में मिल जाएगा. सो आइडिया इज कि जब भी आप एक पूरी इंडस्ट्री को पढ़ रहे हैं तो अगर आप सारे पियर्स को देखेंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस हिसाब से जो स्टील ट्यूब इंडस्ट्री है वो ग्रो कर रही है एंड क्या क्या स्टील ट्यूब इंडस्ट्री के अंदर ग्रोथ ट्रिगर्स हैं, क्या क्या स्टील ट्यूब इंडस्ट्री के अंदर ग्रोथ ड्राइवर्स हैं. जैसे अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपको दिखेगा कि इंडियन स्ट्रक्चरल स्टील ट्यूब इंडस्ट्री हैज पोटेंशियल टू ग्रो 5.5x ओवर द लाइक कैलेंडर ईयर 19. तो माने 11 ईयर्स में 5.5x ग्रोथ हो सकती है इंडस्ट्री की. तो दैट इज एन आइडिया जो आप एक साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी बारे में लाइक एनुअल रिपोर्ट से तो डेफिनेटली देख सकते हैं, फिर आप इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन से देख सकते हैं, फिर आप जो QIP डॉक्यूमेंट्स है उसमें से देख सकते हैं, जो DRHP डॉक्यूमेंट्स है आप उसमें से देख सकते हैं. एंड साथ साथ आप किस में से देख सकते हैं, साथ साथ आप जो कंपनीज के डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्टर्स
के अंदर जिनके DRHPs आ रहे हैं, जो IPO फाइल कर रहे हैं, आप उनमें से देख सकते हैं। जैसे ये जो IPO वाला पेज है, यहाँ पे सपोज करते हैं मेरे को केमिकल्स का देखना है तो मैं JG केमिकल्स खोल के देख सकता हूँ। सिमिलरली अगर मेरे को जो रीसेंट IPOs आए, जैसे अगर मेरे को NBFCs का देखना है तो मैं 5 स्टार फाइनेंस का DRHP खोल के पूरा जो टोटल एड्रेसेबल मार्केट है उसके बारे में पढ़ सकता हूँ। सो दीज आर वेज टू फाइंड द टोटल एड्रेसेबल मार्केट। एक और वे क्या है कि मैं ट्रेंड लाइन के ऊपर जाके क्या कर सकता हूँ, तो ट्रेंड लाइन के ऊपर जाके मैं सिंपली यहाँ पे रिपोर्ट्स का एक फीचर दबाऊंगा तो इट्स फ्रीली अवेलेबल। तो यहाँ पे आपके सामने सारी रिसर्च रिपोर्ट्स आ जाएंगी जो डिफरेंट है। सपोज करते हैं मेरे को किसी कंपनी की रिसर्च रिपोर्ट पढ़नी है, लेट्स ट्राई राइटिंग, लेट्स से इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, राइट। द मोमेंट आई ओपन द रिपोर्ट्स, राइट, तो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की जो रिपोर्ट्स है वो मेरे सामने यहाँ पे आ जाएंगी एंड मैं इनको पढ़ सकता हूँ। जैसे मोनार्क की रिपोर्ट आई है तो मैं पूरी इंडस्ट्री बारे में पढ़ सकता हूँ कि क्या चल रहा है। तो एक क्वार्टरली रिपोर्ट्स होंगी और एक इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट्स होंगी। सो दिस इज द वे टू फाइंड आउट द टोटल एड्रेसेबल मार्केट, राइट। सो दीज आर द टूल्स दैट यू कैन यूज। नाउ बिफोर गोइंग फॉरवर्ड टू प्रॉफिट पूल्स एंड एवरीथिंग एल्स, इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड टू लर्न मोर अबाउट फाइनेंशियल लिटरेसी, कि आप अपने आपको फाइनेंशियली लिटरेट कैसे कर सकते हैं, इफ यू आर इंटरेस्टेड मोर टू लर्न अबाउट फोरेंसिक एनालिसिस के साथ साथ आप कैसे बैलेंस शीट को कॉमन साइज करें, इनकम स्टेटमेंट को कॉमन साइज करें, कैसे आप कैश फ्लो स्टेटमेंट को पढ़ सकते हैं, सो ऑल दोज थिंग्स वी टीच अंडर दी SOIC मेंबरशिप। अगर आपको ये सीखना है कि कंपनी को वैल्यू कैसे करें, how to value a company, and साथ साथ when to buy, hold and sell using technicals for long term, this also we teach under the SOIC membership, right? So SOIC membership में there are 6 levels। क्या 6 levels हैं? पहला लेवल है कि अगर आपको बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी सीखना है तो यहाँ से स्टार्ट होएगा कि आप म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, अपना फाइनेंशियल प्लान कैसे बना सकते हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट करना है तो कैसे कर सकते हैं, गोल्ड में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। सो ऑल दीज थिंग्स आर कवर्ड अंडर द फर्स्ट लेसन, दैट इज लेवल 1। लेवल 2 जो हिंदी और इंग्लिश में अवेलेबल है, जहां पे हम आपको फंडामेंटल एनालिसिस सिखाते हैं। लेवल 3 आपको हाउ टू वैल्यू कंपनी सिखाएगा कि कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यूएशन कैसे जानते हैं। फिर लेवल 4 आपको व्हेन टू बाय, होल्ड एंड सेल सिखाएगा यूजिंग टेक्निकल एनालिसिस। लेवल 5 आपको हाउ टू फिल्टर एंड स्क्रीन स्टॉक सिखाएगा। लेवल 6 विल टीच यू हाउ टू बिकम अ सेक्टोरल एक्सपर्ट। एंड बाद में जो बाकी लेवल्स हैं, यहाँ पे हम एवरी संडे वी ट्राई टू मीट, और लाइक वंस इन लाइक 2 वीक्स और 3 वीक्स हम एक वेबिनार जरूर करते हैं SOIC ट्राइब मेंबर साथ, जो हम हैकाथॉन्स विद SOIC में डाल देते हैं, या तो हम डिफरेंट जो इन्वेस्टर्स के साथ कॉन्वर्जेशन करते हैं तो कॉन्वर्जेशन विद इंडिया सुपर इन्वेस्टर्स में डाल देते हैं। So the entire membership, right? So if you want to join the membership, right? So you can use the SOIC bonus 10 code, and this membership will teach you when to buy, when to sell, when to exit, क्योंकि exit strategy बहुत investors पास नहीं है। तो membership will typically teach you in level 4 how to exit stocks by being very objective, right? With this we'll go towards the profit pools and industry की segmentation करना क्यों जरूरी है, उसकी तरफ हम सीखने के लिए चलेंगे। तो अब हम जो नेक्स्ट पार्ट में आ रहे हैं, इस नेक्स्ट पार्ट में हम क्या बात करेंगे कि हाउ टू सेगमेंट एन इंडस्ट्री एंड हाउ टू पिक द फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लेयर्स एंड द बेस्ट ग्रोइंग प्लेयर्स इन एन इंडस्ट्री। तो एक इंडस्ट्री में सेगमेंटेशन कैसे कर सकते हैं। सपोज करते हैं अगर आज हम QSR इंडस्ट्री की बात करें तो QSR इंडस्ट्री में आप देखेंगे रेस्टोरेंट कंपनीज होंगी, फिर आपकी QSR चेन्स होंगी जो पिज्जा बना रही है, एंड देन देयर आर QSR चेन्स व्हिच आर सेलिंग बर्गर्स, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट QSR चेन्स के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस मॉडल्स हैं। पर इन बिजनेस मॉडल्स में से कौन सा बेस्ट बिजनेस मॉडल है उसको हम सेगमेंट करना सीखेंगे, कि ताकि आप एज ए रिटेल इन्वेस्टर ये सारे होमवर्क कैसे कर सकते हैं। हम फुटवेयर सेगमेंट के अंदर भी ये करेंगे। फुटवेयर सेगमेंट में हम देखेंगे कि वैल्यू फुटवेयर सेगमेंट क्या है, प्रीमियम फुटवेयर सेगमेंट क्या है, और मिड प्रीमियम फुटवेयर सेगमेंट क्या है, और स्पोर्ट्स वेयर सेगमेंट क्या है, और इन कैटेगरीज की क्या ग्रोथ है। एंड अक्रॉस द इंडस्ट्रीज हम लोग ये जो सेगमेंटेशन है इसको सीखेंगे। वील ऑल्सो डू दिस विद कैपिटल गुड्स, बल्क केमिकल्स वर्सेस स्पेशलिटी केमिकल्स। बैंक्स को सेगमेंट करना सीखेंगे कि कितने तरीके के बैंक्स हैं, तो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स का एक सिंपल एग्जांपल लेंगे। फिर बिल्डिंग मटेरियल कंपनीज को सेगमेंट करेंगे, स्टील ट्यूब कंपनीज को, केबल एंड वायर कंपनीज को। एंड फाइनली आपके लिए मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज करूंगा इस वीडियो में, दैट इज वॉल्यूम ग्रोथ एंड वैल्यू ग्रोथ, एंड वॉल्यूम ग्रोथ अक्रॉस ऑल FMCG प्लेयर्स, ताकि आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि जब भी आप एक इंडस्ट्री को पढ़ रहे हैं, जब भी आप एक कंपनी को पढ़ रहे हैं, आप सेगमेंटेशन करना एंड हाउ टू पिक द फास्टेस्ट और द बेस्ट ग्रोइंग प्लेयर ओवर देयर, एंड उसको आप वैल्यू भी खुद इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं। बट दिस इज द पर्पस ऑफ दिस चैप्टर। तो अब हम इंडस्ट्री सेगमेंटेशन एंड क्या क्या एक इंडस्ट्री के की वेरिएबल्स हैं उसकी बात करेंगे। आई थिंक परहैप्स दिस विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, एंड जितना आप इस स्लाइड को इन डेप्थ पढ़ेंगे उतना आपको और क्लैरिटी आएगी कि डिफरेंट इंडस्ट्रीज में क्या देखना है, बिकॉज दीज थिंग्स पीपल डू नॉट जनरली टीच यू, बट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, ताकि आप
इस स्लाइड से जितना मैक्सिमम लेके जा पाए आप उसमें से लेके जाइए। इन दिस स्लाइड से जो भी आपकी लर्निंग्स होगी वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड इफ यू आर लविंग द वीडियो जस्ट ड्रॉप अ लव्ड इट एंड ऑल्सो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू द चैनल बिकॉज योर सब्सक्रिप्शन हेल्प्स अस टू इंक्रीज आवर रीच एज वेल एंड साथ साथ विन विन हो जाता है बिकॉज वी आर ट्राइंग टू गिव यू द बेस्ट क्वालिटी कंटेंट एंड इफ यू फाइंड वैल्यू देन ऑल्सो कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। सो विद दिस आई विल स्टार्ट दिस स्लाइड कि आप इंडस्ट्री की जो वेरिएबल्स हैं उसमें आपको क्या क्या ट्रैक करना चाहिए। तो इंडस्ट्री की जो की वेरिएबल्स हैं, स्टार्ट करते हैं पहले हॉस्पिटल सेक्टर से कि आपको हॉस्पिटल सेक्टर के जो की वेरिएबल्स हैं उसमें क्या क्या ट्रैक करना है। तो हॉस्पिटल सेक्टर में जो की वेरिएबल्स हैं दैट इज कि एक हॉस्पिटल क्या ग्रीनफील्ड केपेक्स कर रहा है, ब्राउनफील्ड केपेक्स कर रहा है, मर्जर एंड एक्विजिशन कर रहा है, एंड क्या हॉस्पिटल इंडस्ट्री में कोई रेगुलेशन तो नहीं आ रही जिससे प्राइसिंग कंट्रोल हो जाएगी। तो जनरली अगर एक हॉस्पिटल ग्रीनफील्ड का मतलब क्या होता है इसको मैं आपको बहुत सरल भाषा में समझाऊंगा। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रीनफील्ड कैपेक्स? दैट यू आर गोइंग टू अ न्यू सिटी, ग्रीनफील्ड इन अ न्यू सिटी कर रहे हैं। तो जैसे मैक्स हॉस्पिटल आज अगर दिल्ली में है तो वो आंध्र प्रदेश जाके एक हॉस्पिटल लगा लेते हैं, तो उसके लिए वो एक ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन होएगा। कोई भी एंटिटी जब ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन करती है तो माने आप नया लैंड लेके एकदम सिरे से एक्सपेंशन कर रहे हैं, तो माने वो लैंड एकदम ग्रीन है, तो वेन एवर यू डू अ न्यू एक्सपेंशन इट इज नोन एज ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन। तो ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन विद इन अ न्यू सिटी टेक्स क्लोज टू 6 years टू ब्रेक इवन। माने 6 साल लग जाते हैं उसको ब्रेक इवन होते होते, क्योंकि बहुत सारे खर्चे आते हैं। इमेजिन कीजिए आज अगर मैं गंगाराम की बात करता हूँ, दिल्ली में लोगों को गंगाराम दिल्ली में बहुत फेमस हॉस्पिटल है, बट गंगाराम अगर एग्जाम्पल लेते हैं कर्नाटका में खुल जाए या गंगाराम एग्जाम्पल लेते हैं बंगाल में खुल जाए, तो वहां पे गंगाराम को पेशेंट्स लाने में थोड़ा टाइम लगेगा बिकॉज डॉक्टर्स को आने में टाइम लगेगा और ब्रांड बिल्डिंग में टाइम लगेगा। आइडली 6 साल लग जाते हैं एक ग्रीनफील्ड वाले हॉस्पिटल को नए शहर के अंदर ब्रेक इवन होने के लिए। सेकेंड क्राइटेरिया इज डूइंग ग्रीनफील्ड विद इन द सेम सिटी। व्हाट इज द ग्रीनफील्ड विद इन द सेम सिटी? जैसे मैक्स हॉस्पिटल का गोल्फ कोर्स रोड पे एक हॉस्पिटल है, तो वो गुड़गांव के अंदर ही एक और हॉस्पिटल खोल दे, बट उसके साथ नहीं वहीं पे ग्रीनफील्ड करके खोल दे। जैसे अगर नारायणा हृदयालय का बैंगलोर में बड़ा फेमस हॉस्पिटल है तो बैंगलोर में ही एक और हॉस्पिटल लगा दे, राइट? सो दैट इज ग्रीनफील्ड विद इन द सेम सिटी। ग्रीनफील्ड विद इन द सेम सिटी इज सुपीरियर देन ग्रीनफील्ड विद इन अ न्यू सिटी बिकॉज यहाँ पे ब्रेक इवन टाइम टिपिकली 2 साल के आसपास का होता है, 15 months to 2 years के बीच में एज पर डिफरेंट हॉस्पिटल कॉन्कॉल्स। देन एक टाइप का एक्सपेंशन होता है जिसको हम ब्राउनफील्ड कहते हैं कि आपका ऑलरेडी हॉस्पिटल बना हुआ है, जैसे मैक्स का साकेत में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बना हुआ है जहां पे वो चाहते हैं कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो 2400 बेड्स का हॉस्पिटल बना लेंगे, क्योंकि रिसेंटली उन्होंने जो उसके साथ लैंड था, जेएसएनसी में लैंड था, वो भी अक्वायर हो गया एंड मैक्स हॉस्पिटल वहीं पे और बिल्डिंग्स खड़ी करके हॉस्पिटल्स के नंबर ऑफ बेड्स बढ़ाते जा रहे हैं। तो माने एक हॉस्पिटल के साथ ही अगर मैं और नंबर ऑफ बेड्स लगा दूं, एक बिल्डिंग या यूनिट खड़ा करके, या तो मैं सेम हॉस्पिटल के अंदर और थोड़ी सी एक्सपेंशन कर दूं बेड्स की, उसको मैं कहता हूं ब्राउनफील्ड केपेक्स। ब्राउनफील्ड केपेक्स का क्या मतलब है कि लैंड ऑलरेडी ब्राउन हो चुकी है आफ्टर एक्सपेंशंस एंड वहीं पे मैं और एक्सपेंशंस कर रहा हूं। ब्राउनफील्ड केपेक्स का जो ब्रेक इवन पीरियड है दैट इज टिपिकली बिटवीन एनीवेयर टाइम फ्रॉम 3 to 9 months। इस वजह से इट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ कैपेक्स। तो हॉस्पिटल सेक्टर में हम केपेक्स को ऐसे ब्रेक करते हैं। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि यार किम्स का स्टॉक अच्छा क्यों नहीं कर रहा? सिंपल रीजन है क्योंकि किम्स के बहुत सारे ग्रीनफील्ड विद इन द न्यू सिटीज है। क्योंकि ग्रीनफील्ड विद इन द न्यू सिटीज है तो मार्केट क्या है? स्मार्ट। मार्केट क्या है? इंटेलिजेंट। मार्केट कहती है कि इनके रिटर्न रेशियोज डिप्रेस ना हो जाए 2-3 साल के लिए, इस वजह से स्टॉक प्राइस डिप्रेस्ड रह रहा है पिछले जब से आईपीओ आया है। तो दिस इज वन ऑफ द रीजंस जो आपको सोचना पड़ेगा कि एक सेक्टर के अंदर आपको की वेरिएबल ट्रैक करने तो आने ही चाहिए। देन एग्जाम्पल लेते हैं, एफएमसीजी सेक्टर में हमने देखा कि आपको वॉल्यूम ग्रोथ ट्रैक करनी है अलॉन्ग विद पेनिट्रेशन ऑफ दोस पर्टिकुलर कैटेगरीज। कि अगर आज पूरी इंडिया मैगी खाती है तो मैगी या नूडल्स की पेनिट्रेशन माने बहुत ज्यादा है, तो मैगी में 6-7% या 5-6% से ग्रोथ आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो दैट इज द आइडिया जो आपको एफएमसीजी कंपनीज में देखना है। देन केमिकल कंपनीज में आपको क्या देखना है? तो जैसे इस क्वार्टर में आप सारे लोग ये होमवर्क कीजिए कि इस क्वार्टर में आप सुदर्शन केमिकल का मार्जिन उठा लीजिए, आप गुजरात फ्लोरोकेमिकल, एसआरएफ और नवीन फ्लोरिन का मार्जिन उठा लीजिए। देन आप मार्जिन्स में अगर आप देखना चाहते हैं तो आप नियोजन केमिकल के मार्जिन्स ले लीजिए, आप एल्काइल अमाइंस और बालाजी अमाइंस के मार्जिन्स ले लीजिए एंड इन सब के आप मार्जिन्स कंपेयर कीजिए और देखिए कि कौन सा ऐसा सब सेक्टर है केमिकल्स के अंदर। अब 10-15 और कंपनीज ले लीजिए, आरती इंडस्ट्रीज ले लीजिए, अब उसमें से बस ये देखिए कि कौन से ऐसे सब सेक्टर में क्या मार्जिन्स बन रहे हैं।
जिस कंपनी के मार्जिन नॉन वॉलेटाइल है या पूरे सब सेक्टर के मार्जिन नॉन वॉलेटाइल है, माने कि वहां पे कोई ना कोई एलिमेंट ऑफ प्राइसिंग पावर है या फिर वहां पे डिमांड बहुत फेवरेबल है, क्योंकि ये एक चैलेंजिंग क्वार्टर था केमिकल इंडस्ट्री के लिए, तो आप वो कर सकते हैं। फिर किस तरीके का केपेक्स कर रही है केमिकल कंपनी, क्या केमिकल कंपनी ऐसा कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रही है कि वो नए प्रोडक्ट्स में जा रही है या एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स में कर रही है। जैसे एग्जांपल देता हूं तो डायनामिक प्रोडक्ट्स एक फूड कलर कंपनी है जिसने 6x केपेक्स करा। माने अगर आज मेरे पास 1 करोड़ का फैक्ट्री था तो मैंने 6 करोड़ की फैक्ट्री लगा दी, बट हुआ क्या, मैं स्पॉट पे बेच रहा था, माने मैं मार्केट में जाके बेच रहा हूं मार्केट के दामों पे, आई एम नॉट सेलिंग ऑन लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट सप्लाईज। तो केपेक्स क्या हुआ कि डिमांड खराब हो गई, केपेक्स हो गया तो इस वजह से केपेक्स भी खराब हो गया, डेप्रिसिएशन बढ़ गई, इंटरेस्ट एक्सपेंस बढ़ गया और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट मेरी किल हो गई। बट अगेन आफ्टर 2 years इफ इट टर्न्स तो कैन बी ह्यूज, बट अगेन दिस इज व्हाट यू हैव टू ट्रैक। जैसे नवीन फ्लोरिन ने केपेक्स करा तो वो सारा लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स का था, तो फर्स्ट क्वार्टर से केपेक्स 2 quarters में 100% यूटिलाइजेशन पे। तो केपेक्स भी आपको चेक करना चाहिए कि किस तरीके का केपेक्स है, कौन सी प्रोडक्ट के अंदर केपेक्स हो रहा है, क्या मार्जिन है उस केपेक्स में। देन एफएमसीजी की बात करी, फिर ऑटो एंसिलरीज में, तो ऑटो एंसिलरीज में बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कंपनीज आर रियली गुड व्हेन इन पर्टिकुलर वर्टिकल। जैसे प्रिकॉल की बात करेंगे तो वो ड्राइवर इंफॉर्मेशन सिस्टम में अच्छी है, राइट। अगर आप लाइक जैसे सोना बीएलडब्ल्यू की बात करेंगे तो जो आपके प्रिसीजन गियर्स आती है उसके अंदर सोना बीएलडब्ल्यू बहुत अच्छी है। तो आपको यहाँ तो कैपेबिलिटीज अक्वायर करनी पड़ेगी अगर आपको मल्टी प्रोडक्ट कंपनी बनना है, या तो what you have to do is that you will have to do joint ventures। जैसे प्रिकॉल ने अभी बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए जॉइंट वेंचर करा, तो यहाँ तो आपको वो चीजें करनी पड़ेंगी। तो ऑटो एंसिलरीज में आपको बस यही चेक करना है कि ग्रोथ के लिए नए नए प्रोडक्ट्स कैसे लेके आ रहे हैं। फिर क्या होगा कि ऑटो एंसिलरीज में कुछ कंपनीज होंगी जैसे क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन है, इवन दो बहुत अच्छे मार्जिन है, 23 to 25% मार्जिन है, बट क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन का जो बिजनेस है दैट इज एक्सपोज टू इंटरनल कंबशन इंजन। इंटरनल कंबशन इंजन माने जो ऑयल जो डीजल और पेट्रोल की गाड़ी है या डीजल की जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं उन्हीं में उनका सप्लाई जाता है, क्रैंक्स का जो सप्लाई जाता है। सो अगेन दैट इज अ रिस्क। तो आपको देखना पड़ेगा कि क्राफ्ट्समैन अपने आप को उस रिस्क से कैसे डी रिस्क कर रहा है, इवन दो कंपनी अच्छा काम तो वैसे कर ही रही है। सो अगेन ऑटो एंसिलरीज में आपको ये चीजें देखनी है और ये भी देखना है कि वो कौन कौन सी ज्योग्राफीज में। जैसे आज भारत फोर्ज क्या ट्राई कर रहे हैं कि भारत फोर्ज फोर्जिंग कंपनी है जो कमर्शियल व्हीकल की फोर्जिंग्स में बहुत डोमिनेंट थी। अब उन्होंने आर्टिलरी बिजनेस भी एक बिल्ड कर दिया, माने गन्स का बिजनेस एक बिल्ड कर दिया। तो दे आर ट्राइंग टू डाइवर्सिफाई द प्रोडक्ट कैटेगरीज, राइट। और फिर ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन तो ऑलरेडी यूएस में दे आर वन ऑफ द लार्जेस्ट। सो अगेन दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू लुक एट। महिंद्रा सीआई में क्या चल रहा है, कौन सा बिजनेस वो डाइवेस्ट कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें आपको ऑटो एंक्स में अपने आप से क्वेश्चंस पूछने हैं। फिर आपको एक्सचेंजेस की देखनी है। एक्सचेंज में जैसे एमसीएक्स का आज एग्जांपल देता हूं। आज एमसीएक्स में गड़बड़ क्या चल रही है कि सॉफ्टवेयर इश्यूज चल रहे हैं। 63 मून से उन्होंने जो सॉफ्टवेयर एक्सपायर हुआ था टीसीएस से बनवा रहे थे, पर टीसीएस से अभी तक वो सॉफ्टवेयर ही नहीं बना, माने इनके प्लेटफॉर्म का। तो इस वजह से 63 मून से रिन्यूअल हो रहा है, और रिन्यूअल का प्राइस पता है आपको क्या है, पहले आई थिंक 10-20 करोड़ होता था, इस 80 करोड़ पर क्वार्टर पे रिन्यूअल हो रहा है। तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एकदम किल हो चुका है अभी। पर अगर टीसीएस का सॉफ्टवेयर बन जाता है, अगर सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन हो जाती है, तो इस टाइम पे वॉल्यूम ग्रोथ क्या आ रही है, ऑप्शंस की वॉल्यूम ग्रोथ एमसीएक्स के बिजनेस में बहुत तेजी से आ रही है। 2-3 करोड़ के ऑप्शंस यहाँ पे पहले ट्रेड होते थे, विच हैज गॉन टू मोर देन 30 करोड़, राइट। और 27 to 30 करोड़ के बीच में आपको नंबर चेक कर लेना चाहिए इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन से। अगेन दैट टेल्स यू दैट द ग्रोथ इज वेरी नॉन लीनियर व्हेन इट कम्स टू वॉल्यूम ग्रोथ। तो आपको यही चीज चेक करनी है। एक्सचेंजेस में क्या होता है, चाहे वो आईएक्स हो, चाहे वो एनएसई हो, चाहे वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो, इनमें एक सिक्लिकलिटी होती है। और एक्सचेंजेस में जब वॉल्यूम ग्रोथ आती है दैट इज द पर्पल पैच, वहां पे एक ब्यूटीफुल टाइम होता है एक एक्सचेंज का स्टॉक ओन करने में। तो आपको वॉल्यूम ग्रोथ ट्रैक करनी है और आपको सिक्लिकलिटी ट्रैक करनी है। जैसे आईएक्स के बिजनेस में क्या है कि जब पावर के प्राइसेस बहुत बढ़ जाते हैं तो पीपल रिवर्ट बैक टू द लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स, एंड इस वजह से आईएक्स के प्लेटफॉर्म पे वॉल्यूम ग्रोथ कम हो जाती है। जब पावर प्राइसेस बहुत घट जाते हैं, जैसे कोविड के बाद हुआ था, तो आईएक्स के प्लेटफॉर्म में क्योंकि लोएस्ट कॉस्ट पे आप खरीद सकते हैं शॉर्ट टर्म पावर ट्रेडिंग मार्केट में, तो शॉर्ट टर्म पावर ट्रेडिंग मार्केट का एक्सचेंज जो मार्केट शेयर है बढ़ जाता है। इस वजह से आईएक्स डज रियली वेल। बट आपको ये सिक्लिकलिटी देखनी पड़ेगी बिकॉज बहुत पेनफुल हो सकता है स्टॉक वैल्यूएशन के लिए। अगर आप पीक वैल्यूएशन पे स्टॉक ले रहे हैं विद पीक वॉल्यूम ग्रोथ एंड पीक ऑफ द साइकिल, यू विल बी वेरी लाइक आई थिंक हो सकता है 5-6 साल पैसा ना बने या 4-5 साल पैसा ना बने ऐसे सिनेरियोज में। तो एक्सचेंजेस में आपको ये देखना है।
ब्रोकर्स में आपको क्या देखना है, जैसे अगर आईसीआईसीआई सिक्योरिटी हो गया, लाइक एग्जांपल लेते हैं जैसे मोतीलाल ओसवाल हो गया, सो दीज आर अर्ली साइकिल प्लेस, जब बुल मार्केट की स्टार्ट हो रही होती है। अगर लेट साइकिल में लेंगे तो पिटाई के बहुत चांसेस हो सकते हैं। सो अगेन ब्रोकर्स में अर्ली साइकिल प्ले, एक सिक्लिकल बिजनेस है, तो आपको बहुत ध्यान से इनको देखना है। तो दिस इज माई लाइक एक्सपीरियंस विद ब्रोकर्स। मैंने आज तक इन्वेस्ट नहीं करा, बट मैं दूर से कुछ सेक्टर्स को सिर्फ ऑब्जर्व करता हूँ कि इसमें क्या चल रहा है। फिर पॉली फिल्म्स में अगर आप देखेंगे, कई लोगों के मेरे को ईमेल्स आती हैं, मैसेजेस आते हैं, सर यार ये सिंगल डिजिट पीई पे क्यों है? सिंपल रीजन है, बिकॉज सप्लाई डिमांड मिसमैच। 2022 से 2025 के बीच में एक्सेस सप्लाई विल कम ऑन स्ट्रीम इन द पॉली पैकेजिंग बिजनेस, चाहे वो पॉलीप्लेक्स हो, चाहे वो कॉस्मो फिल्म्स हो, चाहे वो कॉस्मो फर्स्ट हो, चाहे वो जिंदल हो, चाहे वो कोई भी पॉली पैकेजिंग बिजनेस हो, चाहे वो एसआरएफ का ही क्यों ना हो। बॉप और बुपेट दोनों के अंदर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ओवर सप्लाई हो रही है, जो 2-3 ईयर्स के लिए हो सकता है परसिस्ट करे। अगेन दिस सप्लाई साइड इज व्हाट यू हैव टू ट्रैक, राइट? सप्लाई साइड कमोडिटीज में ट्रैक करना है। देन डिफेंस बिजनेस में क्या ट्रैक करना है कि ऑर्डर बुक कितनी है और बिड पाइपलाइन कितनी है। अब ये एक्सपेरिमेंट डेटा पैटर्न्स में कर सकते हैं, एंड आप ये एक्सपेरिमेंट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में कर सकते हैं, पर साथ साथ डिफेंस बिजनेस में कैश कन्वर्जन भी जरूर चेक करनी है कि कितना वर्किंग कैपिटल डेज है। आपको ये डेटा पैटर्न्स में चेक करना चाहिए, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में चेक करना चाहिए। हाल में कोई ग्रोथ नहीं आई, एचएएल का स्टॉक रीरेट क्यों हुआ है? क्योंकि ग्रोथ ज्यादा नहीं आई, बस गवर्नमेंट ने बोला हम तुम्हारे रिसीवेबल्स पे ऑफ कर देंगे जिससे तुम्हारा डेट घट जाएगा। That is it. That was the trigger for re-rating. ज्यादा ऑर्गेनिक ग्रोथ नहीं आई बिजनेस में, इट्स अ 8-10% ग्रोथ बिजनेस। सो अगेन दीज आर थिंग्स दैट यू हैव टू ट्रैक इन मल्टीपल इंडस्ट्रीज एंड सेक्टर्स। सीमेंट बिजनेस में क्या ट्रैक करना है? वैल्यूएशन वाइज ईवी पर टन ट्रैक करना है कि पर टनेज क्या इंटरप्राइज वैल्यू मिल रही है, और पर किलो रियलाइजेशन ट्रैक करने की पर किलो ईस्टर्न ज्योग्राफी में क्या रियलाइजेशन है, नॉर्दर्न में क्या है, वेस्टर्न में क्या है, सदर्न में क्या है। बेसिकली ये एक रीजनल बिजनेस है जहां पे पर किलो रियलाइजेशन आपकी चेंज होगी। कभी पर पैकेट सीमेंट 250 रुपए का बिक रहा है, कभी 300 रुपए का। तो जब जब आपकी रियलाइजेशन बढ़ेंगी कि जिस ज्योग्राफी की, तो जिस कंपनी के प्लांट उस एरिया ऑफ इंडिया में होंगे वो ज्यादा अच्छे से पैसा कमाएंगे। और सीमेंट में रीजनल प्लेयर्स भी हैं और पैन इंडियन प्लेयर्स भी हैं। तो जो पैन इंडियन प्लेयर्स हैं उनका वैल्यूएशन मल्टीपल ज्यादा होता है ज्यादातर, क्योंकि उनका बिजनेस बहुत रिस्क हो जाता है। जैसे श्री सीमेंट का एग्जांपल ले लीजिए, अल्ट्राटेक का ले लीजिए। अब डालमिया भारत भी एक पैन इंडिया प्लेयर बनना चाहता है, तो इनको वैल्यूएशन ज्यादा मिलती है क्योंकि वॉलेटिलिटी कम हो जाती है बिजनेस में, क्योंकि कभी नॉर्थ के प्राइस बढ़ गए, कभी साउथ के बढ़ गए, कभी ईस्ट के बढ़ गए, कभी वेस्ट के बढ़ गए। देन रिटेल बिजनेसेस में क्या देखना है, जैसे टाइटन और ये सारे बिजनेसेस हो गए, कि कैटेगरी विनर कौन है। रिटेल बिजनेसेस में टर्न अराउंड आर वेरी वेरी डिफिकल्ट। कई लोगों ने बोला कि आई वोंट नेम द कंपनी की, एक लाइक जो फीमेल आउटवेयर कंपनी है फॉर विमेन्स, बेसिकली विमेन आउटवेयर कंपनी, कि वो टर्न अराउंड हो जाएगी। आई थिंक इट हैजंट टर्न अराउंड, बट द स्टॉक हैज डेफिनेटली टेकन अ डिप। आई थिंक स्टॉक हैज गॉन फ्रॉम लाइक गॉन 50-60% डाउन, राइट? तो जो भी मेरे फ्रेंड्स भी ये देख रहे हैं, तो दिस इज लाइक माई अगेन एक्सपीरियंस विद ऑल ऑफ द फ्रेंड्स एज वेल हु आर वाचिंग दिस। आई नो कि आप सबने वो बिजनेसेस सारे पढ़े हुए हैं, बट अगेन इफ यू आर नॉट लुकिंग एट द कैटेगरी विनर इन अ रिटेल बिजनेस, टर्न अराउंड काफी मुश्किल रहता है, राइट? हो सकता है कि एक शॉपर स्टॉप हो जाए 5-10 साल में, राइट, बट टर्न अराउंड का एक आइडिया मुश्किल रहता है, राइट? सो डिटेल बिजनेसेस में आपको ये चीज जरूर ट्रैक करनी है कि कैटेगरी जीत कौन चुका है एंड वॉल्यूम ग्रोथ किस बिजनेस में आ रही है। हो सकता है कि एक नया बिजनेस इमर्ज करके आ रहा हो विच इज डूइंग वेल, बट अगर एक टर्न अराउंड है तो थोड़ा सा एक आइडिया डिफिकल्ट जरूर रहता है टर्न अराउंड का, राइट? हो सकता है कि एक वन ऑफ द कंपनीज जिसमें डीमर्जर हो रहा है फुटवेयर में, वहां पे शायद से हो टर्न अराउंड, बट अगेन दीज थिंग्स यू हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस ऑफ। तो आपको बिजनेसेस में ये ट्रैक करना है। तो रिटेल बिजनेस में मैं तो सजेस्ट करता हूँ कि रिटेल किंग कौन है, दैट इज ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर आपको लग्जरी रिटेल पढ़ना है, दैट इज LVMH। आपको एक पॉडकास्ट है एक्वायरर्स मल्टीपल पे जो 3 घंटे का है, इट इज प्योर गोल्ड इन द हिस्ट्री ऑफ लग्जरी इंडस्ट्री, जो आपको सुनना चाहिए। देन न्यू एज बिजनेसेस में आपको क्या करना चाहिए, चाहे वो जोमैटो हो, पॉलिसी बाजार हो, नायका हो, आपको देखना है कि ब्रेक इवन कब कर रहे हैं, कंट्रीब्यूशन मार्जिन कब बढ़ रहे हैं, और पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी क्या है। अगेन मैं जोमैटो ओन नहीं करता, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर फॉर ऑल ऑफ यू, ना ही मैं नायका ओन करता हूँ, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर फॉर ऑल ऑफ यू। तो आपको जाके ये चीजें देखनी चाहिए कि न्यू एज बिजनेस में वो ब्रेक इवन कब कर रहे हैं और पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी क्या है। हो सकता है अगर आपके सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस से बाहर है तो उसको बाहर ही निकाल दीजिए। QSR बिजनेस में क्या देखना है, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ कितनी है, कि एक स्टोर से, जो पुराना स्टोर है, सपोज करते हैं आज से 3 साल पहले स्टोर लगाया, राइट, अगर उस स्टोर में ग्रोथ नहीं आ रही तो उसका आपको पता है मतलब क्या है, कि आपका मेन्यू काम करना बंद कर गया, यू आर नॉट इवन कीपिंग अप विद इंडियाज ग्रोथ रेट, इट मींस योर मेन्यू नीड्स रेनोवेशन और इनोवेशन। So this is the idea
कि आपको QSR बिजनेस में सारी QSR कंपनीज के सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ निकाल के देखनी चाहिए कि ग्रोथ सिर्फ स्टोर के एडिशन से आ रही है या फिर सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ भी आ रही है, बिकॉज सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ इज हायर क्वालिटी ऑफ ग्रोथ इन QSR business. That is what you have to check. And finally, format risk in QSR. I can't stress enough on this format risk because problem क्या है, लोग सोचते हैं कि आज इंडिया वाला कोई QSR चेन इंडोनेशिया जाके कोई चेन लगा लेगा, श्रीलंका जाके चेन लगा लेगा, या तो कोई और चेन ले आएगा. आसान नहीं है. Just look at Jubilant FoodWorks in spite of trying Hong's Kitchen for so many years now. स्केल कहाँ है, राइट? स्केल नहीं है क्योंकि मुश्किल है, फॉर्मेट रिस्क ले रहे हो आप. अगर आप सेम फॉर्मेट के अंदर आप मल्टीपल आइटम सक्सेसफुली कर पाओ, दैट इज अ मच लेसर रिस्क टू द ग्रोथ ऑफ द बिजनेस इन द लॉन्ग रन. These are the variables of businesses that you have to track, and believe me, this one slide has come after years of experience. And if you love this slide, just drop a loved it, because आपकी यहाँ से बहुत सारी learnings होगी स्लाइड में से. जितनी आप इंडस्ट्रीज पढ़ेंगे, you will imagine कि ऐसी एक स्लाइड सारी इंडस्ट्रीज के लिए बन सकती है, राइट? सो दिस इज विद वेरिएबल्स टू ट्रैक इन ईच एंड एवरी इंडस्ट्री. तो इस पार्ट ऑफ इंडस्ट्री एनालिसिस में हम लोग क्या बात करेंगे कि एक इंडस्ट्री की आप वैल्यू चेन को कैसे एनालाइज करते हैं, एंड साथ साथ एक इंडस्ट्री में प्रॉफिट पूल्स आप कैसे ढूंढ सकते हैं. तो हर एक इंडस्ट्री में डिफरेंट टाइप्स की वैल्यू चेन होगी, एंड हर एक इंडस्ट्री में डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉफिट पूल्स होंगे. तो एज एन इन्वेस्टर आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप एज एन इन्वेस्टर प्रॉफिट पूल्स को रिकॉग्नाइज करें और वैल्यू चेन को रिकॉग्नाइज करें. एंड इस पार्ट ऑफ द एनालिसिस में हम लोग आपके साथ एग्जांपल्स देंगे टायर इंडस्ट्री का, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की वैल्यू चेन की बात करेंगे. अपार्ट फ्रॉम दैट हम जो डिफरेंट FMCG कंपनीज है उनकी वैल्यू चेन की बात करेंगे. देन वी विल आल्सो लुक एट द कॉफी इंडस्ट्री के अंदर प्रॉफिट पूल और वैल्यू चेन कैसी है. फिर हम IT कंपनीज की बात करेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ IT कंपनीज कौन सी है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रोकेमिकल प्लेयर्स कौन से हैं, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ हॉस्पिटल्स कौन से हैं. तो वैल्यू चेन एंड प्रॉफिट पूल एनालिसिस से एज एन इन्वेस्टर यू कैन रिकॉग्नाइज अपॉर्चुनिटीज, एंड ये इंडस्ट्री एनालिसिस का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स है. अब हम आते हैं कि व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू ट्रैक प्रॉफिट पूल्स विद इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज, एंड प्रॉफिट पूल्स का जो एक आइडिया, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट. तो जब हम प्रॉफिट पूल्स की बात करते हैं इंडस्ट्री में, तो व्हाट इज प्रॉफिट पूल एंड व्हाई इज प्रॉफिट पूल इंपॉर्टेंट. तो प्रॉफिट पूल का मतलब क्या है कि प्रॉफिट पूल सिंपली मीन्स कि एक इंडस्ट्री में, राइट, कि क्या कॉन्सेंट्रेशन है या फिर या फिर फ्रैगमेंटेशन है. सिंपल 3 क्वेश्चन आपको पूछने हैं. क्या हर कोई इस इंडस्ट्री के अंदर पैसा कमाता है? दैट्स द सिंपल क्वेश्चन टू आस्क. टेलीकॉम इंडस्ट्री में कितने लोग पैसा कमाते हैं? द आंसर इज 0. किसी का भी ROC कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ऊपर नहीं है, राइट? और एग्जाम्पल लेते हैं, राइट? कितने लोग IT इंडस्ट्री में पैसा कमाते हैं? आंसर इज ऑलमोस्ट एवरीवन. It's difficult to find a loss-making IT company. Agreed with me? Right. कितने लोग एजुकेशन इंडस्ट्री के अंदर स्केल पे पैसा कमाते हैं? बिकॉज एजुकेशन इंडस्ट्री सिर्फ एक शॉर्ट स्केल की इंडस्ट्री है. द मोमेंट यू स्टार्ट ओपनिंग दीज ऑफलाइन सेंटर्स ऑल ओवर इंडिया एंड ऑल ओवर यू स्टार्ट डूइंग दिस, स्टैंडर्डाइजेशन हट जाती है. सपोज करते हैं एक रीजन पे आपने एक स्टार टीचर से कुछ सीखा. अब वो स्टार टीचर आपको गुजरात में नहीं मिल रहा अगर आप राजस्थान से, वो स्टार टीचर आपको तमिलनाडु में नहीं मिल रहा, वो आपको सपोज करते दिल्ली में नहीं मिल रहा. So there is a challenge to scale the education business, right? So it's a business which works beautifully on a small scale, but maybe not on a large scale. So again, do few people make money here? That's again a good question to ask. जैसे अगर आज आप बालकृष्णा इंडस्ट्रीज के कंपेटिटर देखेंगे तो मिशलिन है, टाइटन है, एंड और भी 2-3 कंपेटिटर्स हैं. बालकृष्णा की वीडियो में हमने कवर करा था. अगेन BKT एक सिक्लिकल बिजनेस है. हम सिर्फ 5-10 साल के होराइजन से पढ़ रहे हैं. हम लोग अभी ये नहीं कह रहे कि अगला क्वार्टर अच्छा होएगा, पिछला क्वार्टर खराब होएगा, वो बिल्कुल भी नहीं है. सीखने पे ध्यान लगाइए. स्टॉक नेम सिर्फ कमोडिटी है, रियल स्पेशलिटी अंडरस्टैंडिंग है. तो उस इंडस्ट्री में देखेंगे ऑफ द हाईवे टायर्स में एक मिशलिन पैसा कमाता है, पर मिशलिन के भी मार्जिन कम है, और एक बालकृष्णा इंडस्ट्रीज पैसा कमा रहा है. एंड सम ऑफ द इंडियन प्लेयर्स जो छोटे स्केल पे वो पैसा कमा रहे हैं. दिस टाइटन इंटरनेशनल हैज ऑलमोस्ट गॉन बैंकक्रप्ट, राइट, बिकॉज डेट टू इक्विटी मोर देन 1x जा चुकी है. सो अगेन दीज आर क्वेश्चंस दैट यू हैव टू आस्क योरसेल्फ. देन डज एवरीवन लूज मनी हियर और मेक वेरी लेस मनी टू जस्टिफाई इन्वेस्टमेंट्स? कि इफ पीपल आर मेकिंग वेरी लेस मनी इन दैट सेक्टर, हो सकता है उसकी कैपिटल साइकिल खराब हो रही हो. जैसे अभी पिगमेंट सेक्टर की बात करते हैं, सुदर्शन केमिकल्स की चलो एग्जांपल लेते हैं, या और पिगमेंट प्लेयर्स की बात करते हैं, असाही, सोंगवन और ये सब. अभी असाही ने तो प्लांट भी बंद करा था. तो वहां पे क्या है कि कैपिटल साइकिल खराब चल रही है. आपने केपेक्स कर दिया और डिमांड उड़ गई. केपेक्स करा और डिमांड उड़ी तो क्या आएगा?
depreciation, interest cost, finance cost, everything will increase. So your capital cycle will play out and least efficient players will go out of the industry. Then क्या आएगा कि when least efficient players go out, demand recovers, margin recovers, like your finance cost turns into financial leverage, your fixed cost turn into operating leverage, right? So most of the things or most of the industries are cyclical. ये जो हमें long term का वो बोला जाता है ना, या 10, 15, 20, 25, 30 साल स्टॉक होल्ड कर लो, I think like even a 10-year cycle is made up of multiple 3-year short cycles. एक 10-year holding period में भी 3 cycles तो होंगी आपकी. So this is what you have to understand to become a smart investor. कि profit pools पढ़ने बहुत जरूरी है. अब हम profit pools पढ़ना स्टार्ट करेंगे different इंडस्ट्रीज के. तो रूल क्या है प्रॉफिट पूल पढ़ने का? थंब रूल क्या है? टू मैनी प्लेयर्स, परफेक्ट कॉम्पिटिशन हो सकता है. यार अगर मैं 10 उंगलियों से ज्यादा प्लेयर्स गिनूं तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन हो सकता है. हैंडफुल प्लेयर्स हैं, जैसे फ्लोरिन में 3 प्लेयर्स हैं. लाइक बेवरेजेस में इंडियन लेवल पे अभी 2 प्लेयर्स हैं, तीसरा एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं. और लेते हैं लेटेक्स इंडस्ट्री में, इंडिया में लार्ज स्केल पे अभी सिर्फ एक ही प्लेयर है, राइट? अगर हम एप्कोटेक्स का एग्जांपल लेते हैं, बिकॉज बाकी प्लेयर्स बहुत छोटे हैं साइज में, राइट? अगर हम इंश्योरेंस एग्रीगेटर में देखते हैं, बहुत सारे प्लेयर्स आने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, बट अभी एक ही प्लेयर है जो 85 to 90% ऑफ इंडस्ट्री लेके बैठा हुआ है. सो दिस इज एन आइडिया टू स्टडी कि कितना कॉम्पिटिशन है. हैंडफुल है, अगर कुछ ही प्लेयर्स हैं, जैसे अगर सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन में एक आईजीएल है, एमजीएल है और गुजरात गैस है. गुजरात गैस भी वैसे इंडस्ट्रियल गैस में. सो ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट है कि आईजीएल यहां पे कर रहा है, एमजीएल कुछ ज्योग्राफीज में कर रहा है. ओनली वन प्लेयर है तो माने मोनोपोली है, राइट? सो दीज आर द डिफरेंशिएशंस यू कैन मेक व्हाइल स्टडीइंग अ सेक्टर कि कितने लोग इस सेक्टर के अंदर है और कितना कॉम्पिटिशन इस सेक्टर के अंदर है, राइट? सो विद दिस वील प्रोसीड टू लुक एट डिफरेंट प्रॉफिट पूल्स. तो यहां एग्जाम्पल देखते हैं प्रॉफिट पूल्स व्हाई आर देयर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो प्रॉफिट पूल्स का एग्जाम्पल लेते हैं. तो पहला अगर यहां देखेंगे तो एयरटेल का अगर आप 2007-8 से भी अगर आप आरओसी देखेंगे, यू विल ऑलवेज फाइंड कि 10-12% के हेर देर में चल रहे हैं, कुछ ईयर्स नेगेटिव भी गए. कुड भी कि आप आरपू पे बेट कर लें, साइकिल प्ले आउट हो जाए, बट इन द वेरी लॉन्ग रन योर रिटर्न्स विल बी इक्वल टू द रिटर्न ऑन इक्विटी दैट अ कंपनी अर्न्स. अगर आरओई कंपनी का लाइक 8-10% है या आरओसी इज बिलो कॉस्ट ऑफ कैपिटल और इक्विवेलेंट टू कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो हो सकता है कि वैल्यू डिस्ट्रक्शन हो लॉन्ग रन में अक्रॉस द इंडस्ट्री. इट्स नॉट दिस एयरटेल. अगर आप वोडाफोन आइडिया देखेंगे तो -28, -8, -8, -2, 4%. जियो का देखेंगे, जियो का 10%, 12%, 10%, 8% एंड 9%. सो अगेन एन आइडिया कि कुछ इंडस्ट्रीज होती है हर कोई पैसा कमाता है, जैसे आईटी इंडस्ट्री होगी, बट कुछ इंडस्ट्रीज होती है जहां पे वो एक दूसरे के साथ लड़ते ही रहते हैं. जैसे आप एयरलाइन इंडस्ट्री देख लीजिए, हैवी ऑन रेगुलेशन, हैवी ऑन टैक्सेस. एविएशन टर्बाइन फ्यूल के कभी टैक्स बढ़ रहे हैं, कभी घट रहे हैं, राइट? सो अगेन अ वेरी हैवी ऑन टैक्सेशन इंडस्ट्री. प्राइसिंग पावर इजंट इन योर हैंड्स, बट आपका फिक्स कॉस्ट तो फिक्स्ड है, खर्चे आपके कांस्टेंट है, वो बढ़ते ही रहेंगे. एक एयरलाइन का व्हेन इज द लोएस्ट कॉस्ट डे फॉर एन एयरलाइन? द डे इट स्टार्ट्स इट्स ऑपरेशन. क्योंकि उसके बाद द पायलट्स दे बिकम एक्सपीरियंस्ड, एयर होस्टेस बिकम एक्सपीरियंस्ड, अदर एम्प्लॉइज बिकम एक्सपीरियंस्ड, एंड योर फिक्स कॉस्ट ऑल्सो कीप्स इंक्रीजिंग, योर लीजेस कीप इंक्रीजिंग, राइट? एवरीथिंग कीप्स इंक्रीजिंग स्लोली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. Again, it's a business which is like a treadmill business, and in some industry structures, no one makes money. Another idea of why value chains are important. पूरी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को लेंगे, so again there is a book जो आप पढ़ सकते हैं चिप के नाम से. अगर पूरी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को लेंगे तो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में कुछ कंपनीज हैं जो खुद का चिप डिजाइन करके मैन्युफैक्चर करती हैं, जैसे इंटेल होगी, राइट, एंड AMD होगी जो डेटा सेंटर के लिए कर रहे हैं चिप्स, राइट? देन कुछ कंपनीज होंगी जो सिर्फ चिप डिजाइन करती हैं, जैसे एप्पल हो गया, राइट? अब माइक्रोसॉफ्ट भी अपने डेटा सेंटर्स के लिए खुद कर रहे हैं. देन कुछ कंपनीज होंगी जो सिर्फ फैब है. फैब क्या माने? फैबलेस कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स, लाइक TSMC हो गया आपका, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के अलावा ग्लोबल फाउंड्रीज हो गया जो बहुत लो टेक फैब है अब, राइट? एंड साथ साथ सैमसंग हो गया. सैमसंग खुद के चिप डिजाइन भी करता है, मैन्युफैक्चर भी करता है, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग भी करता है, राइट? तो ये आपकी पूरी इंडस्ट्री है. पर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री क्या है? सिक्लिकल, क्योंकि सप्लाई बहुत तेजी से ऊपर आ जाती है एंड डिमांड ग्रो करती है 10-12% पे, पर कभी कभी सप्लाई 20-25% पे ग्रो कर जाती है. सो अगेन प्राइसिंग पावर सफर करती है, एक्सेस इन्वेंट्री हो जाती है. बट पूरी इस इंडस्ट्री में एक ऐसा पार्ट ऑफ द वैल्यू चेन है विच कीप्स मेकिंग मनी, क्योंकि इट्स अ वेरी डिफिकल्ट प्लेस टू बी इन, राइट? एक तो सॉफ्टवेयर वाले आपके पैसा कमाएंगे. सो देयर आर 3 सॉफ्टवेयर कंपनीज जो सेमीकंडक्टर के अंदर है, राइट? आई थिंक केडेंस, सैनॉप्सिस एंड एक और करके,
राइट. सो दीज आर सम ऑफ द कंपनीज जो सॉफ्टवेयर में पैसा कमाती है, सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग में जो यूज होता है. फिर केमिकल की कंपनीज है जो PFA बना रही हैं. एंड देन देयर इज वन ऑफ द कंपनीज विच मेक्स दी लाइक द EUV मशीन्स. EUV मशीन जो सेमीकंडक्टर बनाने के लिए हेल्प होती है. अब बिकॉज कि सेमीकंडक्टर का साइज इतना छोटा होते जा रहा है दैट एक EUV मशीन अब $200 मिलियन की हो गई है एंड नेक्स्ट वाली $300 मिलियन की आ रही है. एंड दुनिया में एक ही कंपनी है जो EUV मशीन बनाती है, ASML होल्डिंग्स के नाम से, राइट. तो एक EUV मशीन में एक्चुअली देर आर मोर देन 4 लाख पार्ट्स विच आर यूज्ड. चाइनीज हैव बीन ट्राइंग टू गेट इनटू सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, बट वो क्यों नहीं आ पाते एडवांस सेमीकंडक्टर में? सिंपल रीजन, बिकॉज ASML is one of a kind company जो it's based out of Netherlands and इसके जो लेजर के सप्लायर्स हैं they are based out of America. like they're जो applied materials एक कंपनी है which supplies them with materials is also based out of US and some of their critical equipment suppliers are based out of Japan. तो US ने आके ASML पे ही रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि आप चाइना को एडवांस EUV मशीन्स नहीं दे सकते. तो वहीं पे गेम खत्म होगी बिकॉज लास्ट 20-25 ईयर्स में जो आपने सप्लाई चेन बिल्ड करी है, जस्ट इमेजिन रेप्लिकेटिंग 3,50,000 to 4 लाख पार्ट्स. इट्स नियरली लाइक इट्स रियली डिफिकल्ट. लाइक प्रोबेबिलिटी सोचिए क्या आएगी, राइट. सो दिस इज एन आइडिया दैट वी लाइक टू स्टडी कंपनीज विच आर देयर इन द वैल्यू चेन विच हैव सम राइट टू विन, राइट. अनदर एग्जाम्पल, अगर आप कॉफी इंडस्ट्री के अंदर देखते हैं तो कॉफी इंडस्ट्री में कॉफी रिटेलर्स आपको दिखेंगे. रिटेलर्स कौन होंगे कॉफी के? स्टारबक्स होएगा, कैफे कॉफी डे होएगा, ऐसी कंपनीज होंगी. फिर कंपनीज होंगी जो कॉफी को प्रोसेस करती हैं एंड मैक्सिमम वैल्यू एडिशन कौन करता है? कॉफी के प्रोसेसर्स. CCL प्रोडक्ट्स हो गया यहाँ पे और टाटा कॉफी हो गया, ऐसी कंपनीज होगी. बट यहाँ पे अगर आप CCL प्रोडक्ट्स का एग्जाम्पल लेंगे तो CCL प्रोडक्ट्स के भाई मार्जिन तक फिक्स्ड है, राइट. EBITDA पर किलो 100 रुपए का आप कमाने ही वाले हैं, राइट. सो दैट इज एन आइडिया. लाइक अगर आप 100 रुपीज का EBITDA पर किलो अगर आप कमा रहे हैं, सो देन यू कैन जस्ट इमेजिन, राइट, कि आपको फिक्स्ड है, आपको बस वॉल्यूम ग्रोथ पे फोकस करना है. फिर सुपरमार्केट वाले जो अपनी कॉफी बेचते हैं, लाइक रिलायंस एंड स्टफ, दे गेट इट मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम CCL, राइट. प्रोसेसिंग और यहाँ से कराते हैं. देन देर आर लाइक कॉफी ग्रोवर्स एंड देन देर आर कॉफी प्लांटेशंस. तो पूरी इंडस्ट्री में मोस्ट highest margin part of the entire value chain belongs to the coffee processors like CCL products. So that is the idea of studying a value chain of an industry. Value chain आपको DRHPs में मिल जाएगी, annual reports में मिल जाएगी, value picker पे मिल जाएगी, and value chains आपको इंडस्ट्री की जो research reports है उसमें भी मिल जाती है. Again, इंडस्ट्री पढ़ रहे हैं तो सप्लाई साइड क्यों ट्रैक करनी है? एग्जाम्पल लेते हैं, एक कंपनी है सोलारा के नाम से, राइट. तो ये पूरा ट्विटर पे हमने पोस्ट करा था, आप एडवांस सर्च में जाके कर भी सकते हैं. So this first post was on November 22, 21. Ibuprofen market is going like might get flooded with supplies because Solara capacity expansion कर रहा है, IOLCP कर रहा है और SMS Pharma कर रहा है. Again disclosure, no investments because supply side पे जब commodity में like so again supply demand का खेल है. Supply बढ़ेगी, demand उतनी है, क्या आएगा? Price correction. Another one. Like so ये thread का part था. I cannot invest in Solara as I don't have the answer as why they can win in incremental APIs and etc. But over here कि कितने लोग ibuprofen के अंदर है और यहाँ पे क्या क्या expansion आ सकता है, right? So again this is the idea कि you should know about the value chain B2B businesses में. Otherwise do not look at B2B businesses. But अगर आप supply side नहीं track कर सकते तो आपके साथ MDF वाली problem बार बार होगी. आपको एक MDF इंडस्ट्री का एग्जाम्पल देता हूँ. तो MDF इंडस्ट्री में बहुत लोगों ने स्टोरी बनाई कि इंडस्ट्री ऐसी है, 20% ग्रोथ है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है. और हुआ क्या? जैसी फ्रेट कॉस्ट घटे, साउथ ईस्ट एशिया से इंपोर्ट्स चालू हो गए एंड डबल वैमी क्या होगी कि जितने भी प्लेयर्स हैं, ग्रीन पैनल, सेंचुरी, एक्शन टेसा, ग्रीन प्लाई, रुशिल डेकोर, E3 ग्रुप, रंगा PB इंडस्ट्रीज, लाइक ऑल दीज प्लेयर्स का कैपेसिटी अभी कंबाइंड 23,33,000 टन का है एंड ऑल दीज प्लेयर्स are expanding capacity by 50%. Already depressed pricing पे imports आ रहे हैं और 50% capacity expansion आ रहा है, right? And I think अभी इंडस्ट्री का capacity utilization भी कुछ 70-75 या ऐसे कुछ है देर में होएगा. Right? So again gives you an idea कि where the realizations of the industry will go. Track supply side when it comes to B2B businesses. अगर नहीं करोगे तो बार बार मरोगे, लेफ्ट राइट सेंटर पूछोगे. और अगर नहीं कर रहे तो एटलीस्ट टेक्निकल एनालिसिस ही सीख लो यार. थोड़ा सा फंडामेंटल्स हो, टेक्निकल एनालिसिस का आइडिया हो, एटलीस्ट यू विल लर्न एटलीस्ट लर्न टू अवॉइड डिजास्टर्स एज वेल. सो टेक्निकल्स का एक्चुअली में कोर्स जो हमारा है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए 10 क्लासेस का कोर्स है विच इज अवेलेबल इन SOIC मेंबरशिप.
अगर नहीं भी सीखना ठीक है, दैट इज ओके। स्टेज एनालिसिस की क्लास देख लो जो यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल है SYC के चैनल पे। एटलीस्ट लर्न, राइट, इन्वेस्ट इन लर्निंग अ लॉट, बिकॉज अदरवाइज लॉसेज आर ऑलवेज परमानेंट इन स्टॉक मार्केट्स, दैट इज द सेइंग। अब व्हाई सेगमेंटेशन इज इंपॉर्टेंट? अब सेगमेंटेशन इंपॉर्टेंट क्यों है इंडस्ट्रीज में? तो एक स्मॉल फाइनेंस बैंक में देखते हैं तो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक को 5x प्राइस टू बुक मिलता है। क्यों? बिकॉज इनका सिक्योर्ड लोन सबसे ज्यादा है, व्हील्स का लोन है, स्मॉल बिजनेस लोन है, होम लोन है, कमर्शियल बैंकिंग है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ऑलमोस्ट 90 to 100% बुक सिक्योर्ड है, राइट। तो दैट इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई इट गेट्स द हाईएस्ट मल्टीपल इन द स्मॉल बैंकिंग स्पेस। फिर इक्विटास के केस में क्या है? अब कहीं इक्विटास को कई लोग कहते हैं माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, बट माइक्रो फाइनेंस आज सिर्फ 18% है, जो एक टाइम पे 50-60% होता था 2015, 16, 17 में। तो आज माइक्रो फाइनेंस 18% रह गया, वेरा सिक्योर्ड फाइनेंस 82% चला गया, राइट। सो अगेन दिस इज व्हाट यू हैव टू चेक कि हर ROA सेम नहीं होता, हर ROA इज डिपेंडेंट अपॉन किस टाइप का एसेट क्वालिटी या किस टाइप का आपका प्रोडक्ट मिक्स है। I think at once it was at 1x price to book, right? So the stock of Equitas, right? Another उज्जीवन का एग्जांपल देते हैं। So again उज्जीवन माइक्रो फाइनेंस में एक अच्छा बैंक है, एंड आई थिंक इनके राइट बैक्स भी आए हैं इस बारी। बट उज्जीवन के केस में ऑलमोस्ट अगर आप चेक करेंगे, so like literally like 70 to 75% of your business or more than that belongs to your like unsecured lending, that is microfinance loans, right? तो माइक्रो फाइनेंस का जो ROA होएगा दैट विल बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम अ सिक्योर्ड एसेट, राइट, एंड दिस इज व्हाई दैट विल आल्सो रिफ्लेक्ट इन वैल्यूएशंस। तो सेगमेंटेशन करना एक इंडस्ट्री के प्रोडक्ट मिक्स के हिसाब से, अगर आप नहीं करेंगे तो आप हमेशा सोचेंगे कि एक कंपनी की वैल्यूएशन ऊपर है नीचे है, ऐसा क्यों है। अनदर एग्जांपल वैल्यू चेन में सेगमेंटेशन में API कंपनी 10 से 15% मार्जिन कमाएगी, कभी कभी 25% भी कमाएगी क्योंकि शॉर्टेज होगी। फॉर्मुलेशन कंपनी डॉक्टर रेड्डी, सन फार्मा, ये सब 11 से 25 के बीच में कमाएंगे। बट अमाइंस वाले जो इनको सिर्फ 2 ही प्लेयर हैं बेचने वाले, वो 18 to 20% कमाते हैं, राइट। अमाइंस भी तब कम कमाएंगे जब दोनों इंडस्ट्री सफर कर रही होंगी। सो दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर कि प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस ऑल्सो हेल्प्स विद इन एन इंडस्ट्री। जैसे हमने कॉफी प्रोसेसिंग में करा, ASML का देखा, सिमिलरली हमने सेगमेंटेशन में स्मॉल बैंक्स का देखा। अब वैल्यू चेन में सिमिलरली यू कैन लुक एट अ फार्मा इंडस्ट्री एज एन एग्जाम्पल। हॉस्पिटल्स में अगर आप देखेंगे तो हॉस्पिटल में अगर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स देखेंगे, राइट। सो अगेन दीज आर आइडियाज जो आप इंडिपेंडेंटली कीजिए, आपको ये सिखाने का पर्पज है कि आप इंडिपेंडेंटली ये करें। मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का क्या मार्जिन है? किम्स का देखते हैं 27%, मैक्स का 27%, नारायणा का 23%, सुपर स्पेशलिटी में रेनबो का 35%, HCG का 17%, शैल्बी का 17%। आई थिंक ये जो मार्जिन हैं दीज आर पोस्ट इंडेस, प्री इंडेस आप अलग से कर सकते हैं। तो दिस गिव्स यू एन आइडिया कि हो सकता है कि सुपर स्पेशलिटी में रेनबो ज्यादा पैसे क्यों कमा रहे हैं, तो आप रीजन ढूंढ सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप स्टॉक को पढ़ें या ना पढ़ें, बट दिस शुड एटलीस्ट पीक योर क्यूरियोसिटी कि यार मैं रेनबो को जाके पढ़ूं। अगर मेरे को यहां पढ़ना है तो मैं मैक्स, किम्स या फिर मैं नारायणा या ग्लोबल हेल्थ को जाके क्यों पढ़ूं, राइट। अगर बॉटम ऑफ द क्वार्टाइल मार्जिन वालों को पढ़ना है तो यहां पे जाके मैं बॉटम क्वार्टाइल मार्जिन वाले को क्यों पढ़ूं। So this is the idea that you can adopt from industry value chain analysis. Similar example, अब एक शंट रेजिस्टर की कंपनी है इंडिया में, मैं नाम नहीं लेता बिकॉज काफी छोटी कंपनी है। तो जस्ट एज एन एग्जाम्पल, शंट रेजिस्टर का यूज बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर हो रहा है, एंड शंट्स का जो यूसेज है इट इज एक्सपेक्टेड टू गो अप बाय 14 to 15x एज इलेक्ट्रिक व्हीकल का अडॉप्शन बढ़ता है, राइट। और स्मार्ट मीटर्स में भी शंट्स यूज हो रहे हैं। ये कंपनी 25% EBITDA मार्जिन करती है, राइट, एंड बहुत कंसिस्टेंटली 25% EBITDA मार्जिन कर रही है। अब इसी वैल्यू चेन में एक और कंपनी है विच इज इनटू स्मार्ट मीटरिंग एप्लीकेशंस, राइट। सो दैट इज ऑल्सो वो जो शंट्स यूज करके कुछ और बनाती है, सो वो भी आप कंपनी देख सकते हैं। बोथ आर वेरी स्मॉल कंपनीज, दिस इज आई एम नॉट टेकिंग द नेम्स, बट दिस अगेन इट्स एन एग्जाम्पल की वैल्यू चेन एनालिसिस से आपको क्या बेनिफिट मिलता है। अनदर एग्जाम्पल ऑफ वैल्यू चेन एनालिसिस कि एक पेंट के डब्बे में क्या क्या लगता है, पिगमेंट्स लगते हैं, बाइंडर लगता है, एडिटिव्स लगते हैं, लिक्विड लगता है और टाइटेनियम डाइऑक्साइड लगता है, राइट, TiO2 के नाम से जिसको कहते हैं। तो टाइटेनियम डाइऑक्साइड की एक फैसिलिटी आ रही है, कंपनी जो बना रही है केमिकल की, हो सकता है उस कंपनी में गवर्नेंस इश्यूज पास्ट में बहुत थे, इसलिए हम ज्यादा बात नहीं करते। पिगमेंट्स के अंदर आपको पता है सुदर्शन केमिकल्स हैं, राइट। सो अगेन दिस इज अगेन वैल्यू चेन एनालिसिस। देन पेंट का डब्बा भी तो कोई बनाने वाली कंपनी होगी, तो पेंट का डब्बा बनाने वाली कंपनी कौन सी है, विच इज द कंपनी विच मेक्स द बॉक्सेस फॉर द पेंट्स,
That is simply a company by the name of Moltech Packaging, right? So Moltech Packaging paints के boxes बनाती है, medicines के लिए बना रही है अब, and also for FMCG consumers भी बना रही है, like customers. So again, this is an idea, right? So this is an idea where you can actually check कि EBITDA पर किलो क्या जा रहा है, right? कि consistent है margins या नहीं है. All those experiments you can do by looking or studying such companies, right? So this is again an idea कि 54% पेंट से बिजनेस है, 22% लुब्रिकेंट से, 24% FMCG से. देन अगेन वैल्यू चेन एनालिसिस में अगर देखते हैं तो अगर एक टू व्हीलर बन रही है तो नई टू व्हीलर्स में क्या हो रहा है, अब एलईडी लाइट्स आ रही हैं विच इज रिप्लेसिंग हैलोजन लाइट्स, राइट? सो अगेन वैल्यू चेन एनालिसिस में एक कंपनी है फीएम करके विच इज द मार्केट लीडर इन दीज प्रोडक्ट्स. So again, worth studying, right? It becomes the first point of studying, right? So this is the entire idea of learning how to do industry analysis from scratch, right? फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया आता है जब आप एनालाइज कर रहे हैं तो वेदर अ कंपनी हैज प्राइसिंग पावर और नॉट. तो प्राइसिंग पावर है क्या कंपनी पास या नहीं है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे दीपक नाइट्राइट के केस में क्योंकि फिनॉल एक बल्क कमोडिटी है, इस वजह से यहाँ पे प्राइसिंग पावर नहीं है. मार्जिन वेरी करेंगे, ऊपर नीचे जाएंगे. अगर आप देखेंगे 12% के मार्जिन 29% के, जो वापस बैक टू 8, 11, 12, 13% है, क्योंकि जो फिनॉल के प्राइसेस हैं उसकी वजह से आपकी जो प्राइसिंग पावर है वो इंपैक्टेड रहती है. अनदर एग्जांपल, बोरोसिल रिन्यूएबल, अनदर रिटेल फेवरेट स्टॉक. क्यों स्टॉक अच्छा कर रहा था? क्योंकि 2 साल से चाइना में प्रोडक्शन शॉर्टेज थी एंड एंटी डंपिंग ड्यूटी लगी हुई थी. तो स्टॉक अच्छा कब नहीं करेगा? जब एंटी डंपिंग ड्यूटी लिफ्ट हो जाएगी. तो हमेशा सोचिए कि इस मोड को डिस्ट्रॉय कैसे कर सकते हैं नियर टर्म में. So again, that's an idea. If you do not have control over the pricing of the product or your margins, then your destiny will always depend in the hands of the stranger. Also remember कि if you're analyzing such a company, then as a stock picker, better to analyze them when they are the bottom quartile margins. जैसे दीपक नाइट्राइट का आई थिंक हमने वीडियो यहाँ पे बनाया था जब 12% मार्जिन था, बिकॉज बॉटम क्वार्टाइल मार्जिन था. लग नहीं रहा था कि 10-12% तो इसका नॉर्मल ही है. जैसे हमने अभी जुबिलेंट इंग्रीविया की वीडियो क्यों बनाई थी सौरभ के साथ, क्योंकि बॉटम क्वार्टाइल मार्जिन पे था. सिंपल आइडिया कि अगर कमोडिटी धंधे को एनालाइज कर रहे हैं तो बॉटम क्वार्टाइल मार्जिन पे कीजिए. पीक मार्जिन पे करेंगे, पीक मल्टीपल पे करेंगे तो हमेशा पिटाई जरूर होगी, राइट? सो प्राइस मेकर है या प्राइस टेकर है वो पर्टिकुलर कंपनी या इंडस्ट्री, आपको ये जरूर जानना चाहिए. दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, राइट, ऑफ इन्वेस्टिंग. तो ये तो हमने बात करी कि क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं, राइट? सो अनदर एग्जांपल अगर आप Q3 के अंदर देखते हैं तो 20% सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ आई वेस्ट लाइफ की, जुबिलेंट की 0.3, लाइक फॉर लाइक ग्रोथ, वो SSG ग्रोथ एग्जैक्टली नहीं है, फिर भी सेल्स स्लो डाउन है. सैफायर फूड्स की 7% आई और देवयानी की 3% आई, राइट? अगर आप ऑल चीजें देखते हैं तो कैटेगरी ऑफ कंपनीज में देखेंगे तो एक कन्वर्टर कैटेगरी ऑफ कंपनीज होती है. कन्वर्टर कैटेगरी ऑफ कंपनीज कौन सी है? जो एक रॉ मटेरियल को लेके उसको कन्वर्ट कर देती हैं और रॉ मटेरियल उनके परसेंटेज ऑफ ग्रॉस मार्जिन में उनके ग्रॉस मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं होते. तो रॉ मटेरियल बेसिकली उनका जो कन्वर्जन वाला कॉन्ट्रैक्ट होता है ऐसा होता है कि आपका EBITDA पर किलो 100 रुपए पे फिक्स्ड है, आप इतना पैसा कमाएंगे. जैसे CCL के केस में, जैसे सोलर इंडस्ट्रीज के केस में हमेशा आप मार्जिन देखोगे 18 to 20% के बीच में. आज वैल्यूएशंस बहुत महंगी है तो इस वजह से हम ज्यादा बात नहीं कर रहे, राइट? APL अपोलो के केस में भी एक कन्वर्टर है जो 6% EBITDA मार्जिन हमेशा कमाता है. I think 2020 में this was one of the first companies that we studied. That video had to be taken down. 4 महीने बाद वापस अपलोड करी थी because of a copyright infringement. But again, कन्वर्टर्स की जो मार्जिन होते हैं बड़े कंसिस्टेंट हो जाते हैं. जैसे आप KEI के केस में देखेंगे 10% लॉन्ग टर्म. स्टील कास्ट एक छोटी कंपनी है जो सिक्लिकल बिजनेस है, वहां पे भी अगर साइकिल ठीक रहती है तो मार्जिन बहुत ज्यादा आपके बेसिकली कंसिस्टेंट रहते हैं. जैसा हमने मोल्टेक पैकेजिंग के केस में भी देखा. सो कंपनीज विच हैव लो ग्रॉस मार्जिन और जस्ट कन्वर्ट, राइट, जो कन्वर्जन के बेसिस पे काम करते हैं, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करके हमने अपना पर किलो EBITDA रख लिया या पर किलो कामकाजी मुनाफा रख लिया. सो दैट इज अ कंपनी जहां पे मार्जिन बहुत वॉलेटाइल नहीं होंगे. जैसा पॉलीकैप के केस में भी हमने देखा है. यहाँ पे आई थिंक जो इनका जो कंज्यूमर बिजनेस है दैट इज लाइक इलेक्ट्रिकल गुड बिजनेस, उसकी वजह से हो सकता है वॉलेटिलिटी आई हो, राइट? देन वैल्यू चेन में देखेंगे तो इंडिया में अगर आप पूरी टेक्सटाइल वैल्यू चेन देखते हैं तो टेक्सटाइल वैल्यू चेन में यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज हैं, यहाँ है, बट मेजर अपॉर्चुनिटीज जो गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं, राइट? तो गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स के बाद बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं. आई थिंक योर बिजनेसेस लाइक गोकुल दास एक्सपोर्ट्स, बट हो सकता है 1-2 साल का स्लो डाउन हो बिकॉज US एंड यूरोप में इस टाइम पे स्लो डाउन चल रहा है. बट वैल्यू चेन को एनालाइज कीजिए कि ग्लोबली कंपेटिटिव कहाँ है. इंडिया कॉटन के अंदर है, रॉ मटेरियल स्पिनिंग के अंदर ग्लोबली कंपेटिटिव है, राइट? ग्लोबली अनकंपेटिटिव कहाँ है? वीविंग और निटिंग में और प्रोसेसिंग में,
राइट। तो गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स जो हैं, बिकॉज बांग्लादेश में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, पाकिस्तान में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, राइट, सो दैट इज वेयर वन ऑफ द अपॉर्चुनिटीज कैन अराइज। बट टेक्सटाइल वैल्यू चेन ये है, बट एक सुपर सिक्लिकल इंडस्ट्री है जो लोगों का पेशेंस टेस्ट करने में इस इंडस्ट्री ने कोई रिकॉर्ड तोड़ा नहीं है, राइट। सो दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू रियलाइज that this is the value chain analysis and this is why you must do it। अब हम इस पार्ट पे बात करेंगे कि एक इंडस्ट्री को रिसर्च करने में या बिजनेस को रिसर्च करने में आपको कौन से रिसोर्सेज यूज करने चाहिए। अगर आप एनुअल रिपोर्ट पढ़ रहे हैं, कॉन कॉल पढ़ रहे हैं, तो आपको उसमें क्या क्या चीजें देखनी चाहिए। एंड फाइनली अगर आप वैल्यू पिकर पे थ्रेड्स पढ़ते हैं, तो वैल्यू पिकर पे भी जो आप थ्रेड्स पढ़ते हैं तो उसका भी एक पर्टिकुलर फ्रेमवर्क आपको बनाना चाहिए कि कैसे टाइप के आपको थ्रेड्स पढ़ने चाहिए, थ्रेड्स से आपको क्या इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए, एंड थ्रेड्स में क्या आप एज अ रिटेल इन्वेस्टर आप क्या एडवांटेज उठा सकते हैं थ्रेड्स का, एंड थ्रेड्स में जो बायसेस हैं उनसे आपको कैसे बचना है। सो ऑल दीज थिंग्स विल कवर इन दिस सेगमेंट। तो फाइनली व्हाट आई विल सजेस्ट कि आप की रिसोर्सेज क्या यूज कर सकते हैं स्टडी करने के लिए कंपनीज को। देयर इज अ DRHP दैट यू कैन स्टडी, एनुअल रिपोर्ट्स, कॉन्फ्रेंस कॉल जरूर पढ़िए। एक कंपनी की कॉन्फ्रेंस कॉल खोलते कैसे हैं वो मैं आपको सबको सिखाता हूँ एक बारी। सो आई जस्ट ओपन हाउ टू ओपन कॉन्फ्रेंस कॉल्स विद ऑल ऑफ यू, ताकि आपको एक समझ आए ये कंपनी की कॉन कॉल देखनी है तो आपको कॉन कॉल आप कैसे खोल सकते हैं। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। फिर रिसर्च रिपोर्ट्स हमने देख ली, ट्रेंड लाइन पे कैसे खोल सकते हैं। फिर टेलीग्राम पे एक शेखर करके, ही इज वन ऑफ आवर ट्राइब मेंबर्स, वो भी एक ग्रुप चलाते हैं इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट के नाम से, तो मैं उसका भी आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अगेन इट्स नॉट अ ग्रुप बाय अस, सो इट्स बाय शेखर। सो लाइक आप उसमें से रिसर्च रिपोर्ट्स निकाल सकते हैं। मैनेजमेंट इंटरव्यूज देखिए, ट्विटर पे आइए, बट ट्विटर पे क्या कीजिए, या तो तिजोरी पे अपना वो बनाइए आईडी, तिजोरी की टाइमलाइन में अपनी वॉच लिस्ट की 100-200 कंपनियां डाल दीजिए, एंड वहां पे अगर आप देखेंगे तो मैनेजमेंट इंटरव्यूज आपके सामने आपकी कंपनीज के बार बार आते रहेंगे, तो आप वो पढ़ सकते हैं। फिर वैल्यू पिकर को जरूर फॉलो कीजिए, बिकॉज इट्स अ वेरी गुड फोरम जहां पे आप कंपनी की हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, पूरे थ्रेड्स होते हैं। जैसे PI इंडस्ट्रीज मैंने क्यों एनालाइज करा था, क्योंकि मैंने 2011 से वैल्यू पिकर का पूरा थ्रेड पढ़ लिया टिल 2018, तो 2018-19 में मैंने एनालाइज करना स्टार्ट करा, राइट। सो दीज आर दी आइडियाज दैट यू कैन यूज, राइट। मैं आपको कॉन कॉल खोल के भी दिखाता हूँ कि आप एक कंपनी की कॉन्फ्रेंस कॉल को कैसे खोल सकते हैं, एंड देन वील एक्चुअली लुक कि हमारी क्या क्या की लर्निंग्स आई। तो अगर आपको किसी भी कंपनी की कॉन्फ्रेंस कॉल खोलनी है तो आप यहाँ तो वैसे आ सकते हैं, जैसे सपोज करें नवीन फ्लोरिन की खोलनी है तो यहाँ पे आप स्क्रीनर पे आके नीचे यहाँ बॉटम राइट पे खोल सकते हैं। अगर किसी साल की कॉन्फ्रेंस कॉल नहीं मिल रही या किसी क्वार्टर की नहीं मिल रही तो सिंपली गो टू द वेबसाइट ऑफ द कंपनीज, एंड वेबसाइट पे जाके आप क्या कर सकते हैं कि वेबसाइट पे यू कैन जस्ट सिंपली ओपन द वेबसाइट एंड इन्वेस्टर केयर में जाके अगर आप क्लिक करेंगे, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको सारी कंपनीज की जो कॉन्फ्रेंस कॉल्स हैं लाइक एनालिस्ट प्रेजेंटेशंस मिल जाएंगे, एंड साथ साथ यहाँ पे कॉन्फ्रेंस कॉल का भी कहीं ना कहीं आपको जरूर मिल ही जाएगा। आई थिंक इन्वेस्टर इन्फॉर्मेशन में आपको मिल जाएगा, राइट। सो ऑल कॉन्फ्रेंस कॉल्स ऑफ द कंपनीज यू कैन जस्ट फाइंड ऑन द कंपनी वेबसाइट, राइट। सो लेट मी जस्ट एक्चुअली ओपन दिस वन, नवीन फ्लोरिन कॉन कॉल्स वेबसाइट, राइट। तो नवीन फ्लोरिन की जो वेबसाइट है उस पर आपको कॉन्फ्रेंस कॉल्स यहाँ पे सारी की सारी मिल जाएंगी, राइट। So you can just find them out over here, right? So analyst presentation, result, transcripts of the conference calls. तो यहाँ पे आपको 2023 से लेके I think all the way till 2014 से मिल जाएंगी, right? So that is one of the ways to research. Then आप तिजोरी फाइनेंस पे भी आके देख सकते हैं। तो तिजोरी फाइनेंस अगेन नवीन फ्लोरिन यहाँ पे सर्च करते हैं, राइट। तो नवीन फ्लोरिन के आके सर्च करेंगे द मोमेंट वी गो टू कनेक्शंस, राइट। कनेक्शन के साथ साथ नॉलेज बेस में आप जैसे ही जाएंगे तो एक तो यहाँ पे आपको वीडियोस मिल जाएंगी नवीन फ्लोरिन की, राइट। सारी की सारी आपको वीडियोस मिल जाएंगी, राइट। एंड साथ साथ अगर आप कंपनी फाइलिंग्स और कॉन्फ्रेंस कॉल्स में देखेंगे तो आपको तिजोरी फाइनेंस में भी सारी कॉन्फ्रेंस कॉल कंपनी की यहाँ पे मिल जाएंगी नॉलेज बेस में। सो दिस इज विद तिजोरी फाइनेंस, एंड इफ यू विश टू साइन अप फॉर तिजोरी फाइनेंस यू कैन यूज SOIC 015, एंड वी ऑल्सो अर्न अ स्मॉल फी एंड यू ऑल्सो गेट अ like 10% off on the subscription. So a standard disclaimer, open transparency, we also stand to earn a small fee with it, right? So this is how you can open conference calls. DRHP सीख लिया, एनुअल रिपोर्ट सीख लिया, एंड हाउ टू थिंक अबाउट इंडस्ट्री स्ट्रक्चर्स, ये सारी चीजें सीख ली। एंड विद दिस आई विल जस्ट गो टुवर्ड्स द एंड एंड कंक्लूड। उसके बाद आप जाके खुद इसका वो देख सकते हैं। तो कंक्लूजन में हमने क्या क्या सीखा पूरे आज थ्रू आउट द वीडियो में, हमने सीखा कि एक इंडस्ट्री के की क्राइटेरियाज क्या होते हैं, वैल्यू चेन सीखी हमने, एक इंडस्ट्री को पढ़ना कैसे वो हमने सीखा, प्रॉफिट पूल सीखे कि इंडस्ट्री के प्रॉफिट पूल्स क्या हैं, फिर हमने टोटल एड्रेसेबल मार्केट की बात करी। देन वी टॉक्ड अबाउट कि क्यों पीयर्स के मार्जिन एक इंडस्ट्री में कंपेयर करना इंपॉर्टेंट है। फिर वैल्यू चेन में देखा कि वैल्यू चेन में मैक्सिमम मार्जिन कहाँ बनते हैं, सो दोज आर द टिपिकली वेरी वेरी प्रॉफिटेबल कंपनीज, राइट। सो दैट इज एन आइडिया दैट यू कैन बोरो फ्रॉम दिस एंटायर वीडियो। आपकी जो भी लर्निंग्स थी इस वीडियो से just drop them in the comment section below,
एंड दैट विल हेल्प यू एंड हेल्प मी एज वेल टू गेट फीडबैक। एंड आप इन सारी कंपनीज का माइंड मैप बना सकते हैं जब भी आप पढ़ रहे हैं, एंड वो माइंड मैप बनाना मैं आपको डेफिनेटली फ्यूचर की किसी ना किसी वीडियो में जरूर सिखाऊंगा। सो दिस वाज द सेकंड पार्ट ऑफ हाउ टू डू इंडस्ट्री एनालिसिस। फर्स्ट पार्ट हमने आज से 2-3 साल पहले करा था। Hopefully you loved the session. If you loved the session, do smash the like button and also subscribe to the channel, because our purpose is to add maximum value to your investing journey. Thank you so much for joining us. Assuming अगर आपने वीडियो एंड तक देखी है तो hats off to you. तो इस कमेंट सेक्शन में आपकी इस वीडियो से जो भी 5 की लर्निंग्स या 5 की लर्निंग्स नीचे मेंशन कर दीजिए कि आपने इस वीडियो से ये चीजें सीखी, एंड दिस वीडियो विल हेल्प यू इन योर इन्वेस्टिंग जर्नी। इसके साथ साथ इफ यू वांट टू लर्न कि एक कंपनी को वैल्यू कैसे करते हैं, आपने तो अभी सीखा इंडस्ट्री की रिसर्च कैसे करते हैं, बट व्हेन टू बाय, व्हेन टू सेल एंड टिल हाउ लॉन्ग टू राइड, ऑल ऑफ दैट इज अ पार्ट ऑफ वैल्यूएशंस। सेकंड चीज अगर आपको ये सीखना है कि एक कंपनी के फाइनेंशियल रेशियोज में क्या देखना होता है कि ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कैसे कैलकुलेट होता है, ईबिटा मार्जिन कैसे कैलकुलेट होता है, आप कंपनी के जो फाइनेंशियल शेनानिगन्स है वो कैसे चेक कर सकते हैं। सो दैट इज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल बूट कैम्प। एंड फाइनली इफ यू वांट टू लर्न कि SOIC चेकलिस्ट लगा के आप एक कंपनी के स्टॉक सिलेक्शन फ्रेमवर्क पे कैसे कर सकते हैं, सो दैट्स अ पार्ट ऑफ SOIC चेकलिस्ट, जहां पे क्लोज टू 25 पॉइंटर्स हैं चेकलिस्ट में, विच विल हेल्प यू अ लॉट टू स्ट्रक्चर योर फ्रेमवर्क ऑफ रिसर्चिंग अ कंपनी। सो ऑल दीज 3 थिंग्स, हाउ टू वैल्यू, फंडामेंटल्स कैसे देखते हैं कंपनी के, एंड साथ साथ SOIC चेकलिस्ट, सो ऑल दीज 3 थिंग्स एक सेपरेट कोर्स का पार्ट है विच इज नोन एज SOIC मास्टरिंग द फंडामेंटल्स। एंड मास्टरिंग जो फंडामेंटल्स कोर्स है सिर्फ इस वीडियो के जो व्यूअर्स हैं उनके लिए अवेलेबल है, एंड अगर आपको इस कोर्स के लिए रजिस्टर करना है सो इट्स अ वेरी लिमिटेड टाइम ऑफर, एंड लिंक फॉर दिस कोर्स इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। एंड दिस कोर्स विल टीच यू एवरीथिंग अबाउट फंडामेंटल एनालिसिस फ्रॉम स्क्रैच टिल द पॉइंट जब आपको व्हेन टू बाय, व्हेन टू सेल एंड टिल हाउ लॉन्ग टू राइड भी एकदम अच्छे से समझ आ जाएगा, एंड साथ साथ SOIC चेकलिस्ट भी आपको समझ आएगी। विद दिस, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। होप टू सी इन द नेक्स्ट बिजनेस एनालिसिस ऑफ SOIC, एंड होपफुली हम आपके साथ ऐसे और भी डिटेल्ड वीडियोस फ्यूचर में भी लाते रहें। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। होप टू सी इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।